तो हेलो क्लास 10। आई होप आप सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और यहाँ आप जैसे स्क्रीन पर देख पाए होंगे, मैंने एक डेट लिख रखी है 17 फरवरी। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है 17 फरवरी को है आपका इंग्लिश की क्लास 10th वालों का एग्जाम। तो 10वीं वाले बच्चों के आप तैयार हो उस एग्जाम के लिए? यार मुझे पता है कि आप अभी थोड़ा नर्वस होगे, थोड़ा डर सा महसूस कर रहे होगे, पर बिलीव मी बेटा, इस वीडियो के बाद जो आपकी ग्रामर सेक्शन में अगर मैं दो चीजों में आते हैं ना, आपको पता है 5-5 मार्क्स में दो पार्ट बढ़ते हैं। एक 5 मार्क्स में आपके 5 ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं, जिनको हम एमसीक्यूज बोलते हैं, जिनमें आपको ऑप्शन दिए रहते हैं, और 5 मार्क्स में आपको डू एज डायरेक्टेड वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना? तो मैंने ग्रामर को दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, जैसे पेपर में होता है। तो ये वीडियो में अगर मैं इस सिंगल वीडियो की बात करूं जो लगभग आधे से 1 घंटे के अराउंड रही, ये एक वीडियो में आप ये 5 ऑब्जेक्टिव के मार्क्स गारंटेड गारंटेड, मैं पूरी इस चीज की गारंटी ले रहा हूँ कि आपके 5 ऑब्जेक्टिव्स पूरे के पूरे सही होंगे। चाहे आपने साल भर पढ़ा हो, चाहे ना पढ़ा हो, इट डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स कि अब आप इस 1 घंटे कैसे पढ़ते हो। तो इस 1 घंटे या आधे घंटे में आप गारंटेड ये 5 मार्क्स लेके आ जाओगे, मेरी गारंटी है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। और इस चीज की अगर आपको और प्रूफ चाहिए तो आप ये वाला पेपर देख सकते हो। ये पेपर किसके? आपके सीनियर्स का है, जो क्लास 12th का पेपर है। जो कब हुआ था? जो हुआ था 10 फरवरी को। ये 10 तारीख को पेपर हुआ था, अभी 2-3 दिन पहले। और इस दिन ये पेपर आया था, ठीक है? ये 7 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, आपको पता है, उनमें से 5 करने होते हैं। क्लास 12th का पेपर था। और इसके लिए मैंने 2 दिन पहले, मतलब 8 तारीख को, एक वीडियो डाली थी 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स करके। और उस वीडियो से आप देख लो, पूरे के पूरे प्रश्न उसी वीडियो से हैं। चाहे आप ये वाला मिला लो, चाहे 1, 2, 3, 4, ये 5 और ये 6, और एक और क्वेश्चन है, वो भी उसकी टेबल है, वो भी आप देखोगे तो आप देखो, इट मे रेन टुडे, ये सो डेट वाला क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे ही उठ के उठा आया है, रेन टुडे, है ना? ये रेन टुडे वाला क्वेश्चन हो गया, सो डेट वाला क्वेश्चन हो गया, वैसे के वैसे ही क्वेश्चन आए, सो डेट वाला क्वेश्चन हो गया, वैसे ही आप देखो, ये बताया है सिंस मॉर्निंग वाला क्वेश्चन हो गया, सीनियर के बाद हमेशा टू आता है, तो वैसे क्वेश्चन बताया तो सुपीरियर के बाद टू आया, है ना? सिंस रेनिंग मॉर्निंग वाला क्वेश्चन आया। तो सारे के सारे क्वेश्चन सिर्फ उस आधे घंटे की वीडियो से बच्चों ने कर लिए होंगे, जिन्होंने भी वो वीडियो देखी होगी। चाहे उन्होंने साल भर ना भी पढ़ा हो, तो भी उन्होंने वो 5 मार्क्स पूरे ला लिए होंगे। तो अब है क्लास 10th वालों की बारी। तो आप लोग बच्चों तैयार हो क्या? क्योंकि मैं तो पूरा तैयार हूँ। तो अब ये 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, वैसे ही जैसे इन लोगों ने क्रैक कराया, आप भी वो 5 के 5 पूरे कर लोगे। ये बस अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना। तो चलो शुरू करें। तो शुरू करते हैं भाई, है ना? ये आप देख सकते हो, अगर आपको प्रूफ चाहिए, वैसे मैं देना नहीं चाहता था ना, मैंने इस पे कोई वीडियो बनाई थी। फिर भी क्योंकि अब मुझे आगे आने वाले बच्चों को भरोसा दिलाना है, तो आप देख सकते हैं, मैंने बताया था कि दा के बाद हमेशा, रिवर से पहले हमेशा दा का नाम आता है। देखो, रिवर के पहले दा का आया। और ये कुछ ऐसी चीज नहीं जो मैंने ही बना दी, सबको पता है। पर प्रिडिक्टेबल करना, मैंने बोला था ये चीज प्रिडिक्ट करी जा सकती है, तो वो वैसा ही हुआ। तो हम आते हैं अभी क्लास 10th के ऊपर, क्योंकि 10वीं वालों का पेपर है। तो सीधे फोकस करते हैं क्लास 10th पर। डेट क्या है? 17 फरवरी। आज क्या है? 13 फरवरी या 14 फरवरी को आपको शायद ये वीडियो मिलेगी। तो 14 फरवरी को अगर आपको ये वीडियो मिले, या 13 को मिलेगी, जब भी मिले मेरे को पता नहीं है। अगले उसके अगले दिन आपको डुगेस डायरेक्टेड की वीडियो मिल जाएगी, और उसके अगले दिन आपको मिलेगा वन शॉट। ये वन शॉट किस चीज का होगा? ये वन शॉट आगे पीछे हो सकता है, पर अभी के लिए इस वन शॉट में आपके चारों सेक्शन, चाहे सेक्शन ए हो, बी हो, सी हो, डी हो। जैसे मैंने इंग्लिश वालों के लिए, 12th वालों के लिए वन शॉट की वीडियो बनाई थी, वैसे ही आपके लिए भी बनाऊंगा। चारों सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या गलती ना करे जिससे नंबर ना कटे, सब कुछ। और साथ ही साथ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, वहीं से आएंगे, मेरी गारंटी, आप टेंशन नहीं लो। अभी मैं 12th के भी दिखाऊंगा आपको, जब वो वीडियो बनाऊंगा। वहीं से आए थे 95% क्वेश्चन, वहीं से आए थे, आपके भी आएंगे। अभी के लिए आप टाइम वेस्ट ना करते हैं। आई होप आपको अभी समझ आ गया होगा कि आप सही जगह पे पहुंच गए हो। बस अब आपको बने रहना है ना, अब आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप यहाँ इस वीडियो को यहाँ तक रुक गए ना, तो आप 5 नंबर ला के ही आओगे, आप टेंशन नहीं लो। सबसे पहले हम टॉपिक देख लेते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव वाले, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव वीडियो की बात कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन या तो आर्टिकल से, प्रीपोजिशन, डिटर्मिनर, टेंस, मॉडल वर्ब, कंजक्शन, इसके अलावा भी कुछ एक दो टॉपिक है, इनसे आते हैं क्वेश्चन। कुछ 7 आते हैं। हमें कितने अटेम्प्ट करने पड़ते हैं? 5 क्वेश्चन को हमको क्या करना पड़ता है? अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो यार ये तो बहुत आसान हो जाता है कि नहीं? क्योंकि 7 में से 5 करने हैं, तो 2 छोड़ने हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई ऐसा भी कोई टॉपिक है जो कठिन लगता है, सीधे स्किप मारो, उसको देखो, उस टॉपिक को स्किप मारो, वीडियो को नहीं। उस टॉपिक को छोड़ देना के लिए, पर ये नहीं उसको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अगर उसका क्वेश्चन सरल आ गया तो करना है, पर उस टॉपिक को आप छोड़ सकते हो। आपको आर्टिकल सरल लगता है, ये कर लो, प्रपोजिशन सरल लगता है, ये कर लो, टेंस कठिन लगता है, अभी के लिए छोड़ दो। पर समझ रहा हूँ मैं किस वे में बोल रहा हूँ, कि आपके पास ऑप्शन है, जरूरी नहीं 7 के 7 अटेम्प्ट करने। शुरू करें अभी? ठीक है, तैयार हो? चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा, जो कि क्या है, सबको पता है, आर्टिकल। और इससे हमेशा एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, फिक्स एकदम। तो अब जब क्वेश्चन फिक्स रहता है, तो हम भी बस तैयारी कर लेते हैं, एक बार पढ़ेंगे और खत्म, 2 मिनट में आपका चीज के आर्टिकल कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, फटाफट कर लेते हैं। अभी क्या होता है, हम थ्योरी पे नहीं जाएंगे, सिर्फ ये सीखेंगे कैसे यूज करना है। सबको पता है आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल, एक इंडेफिनेट आर्टिकल। मैं उनमें नहीं जाऊंगा, पर अभी के लिए लिख देता हूँ, डेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में आपका दा आता है, और इंडेफिनेट आर्टिकल में आपका ए और एन आता है। हमें कैसे पता सर क्या यूज करना है, ए एन कहाँ, क्या कुछ? तो यार शुरू करते हैं फटाफट। हमें फोकस करना है साउंड पे। साउंड क्या होती है? आवाज। साउंड क्या होती है? आवाज। इसको हम फोनिक साउंड भी बोलते हैं। कैसे से आवाज फोकस करनी है? हमको पता है यार, इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं। अल्फाबेट्स कितने होते हैं इंग्लिश में? तुमको भी पता है, 26 होते हैं, 26। इन 26 को हम कैसे बांटते हैं? 5 और 21 पे बांटते हैं। 5 हमारे वॉवल्स होते हैं, 21 हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जैसी साउंड आएगी वर्ड की, वैसे हम आर्टिकल को यूज कर लेंगे। क्या बोल रहे हो सर? समझो, अगर साउंड वॉवल की आती है, साउंड किसकी आती है? वॉवल की। तो अगर वॉवल साउंड आता है,
तो बिना सोचे समझे तुम लगा देना एन। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो बिना सोचे समझे तुम लगा देना ए। ठीक। सर फिर दा का लगाएंगे, दा के लिए भी बताऊंगा, अभी के लिए तुम यहाँ से इतना समझे कि साउंड कैसी आनी चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ऐसे नहीं समझ आएगा। मैंने एग्जांपल लिया ऑरेंज। अब ऑरेंज लिखा मैंने पूरा, इसके पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले तो तुम देखो ये नाउन है। अब अगर ये नाउन है तो ये सिंगुलर नाउन है, क्योंकि जो भी इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं ए और एन, ये सिंगुलर नाउन के पहले ही आते हैं, ये सिंगुलर नाउन के पहले ही आते हैं। प्लूरल नाउन दिखेगा तो एन तो आएगा ही नहीं। दा आ सकता है सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ, पर ए और एन हमेशा सिंगुलर नाउन के पहले आएंगे। तो ये एक सिंगुलर नाउन है, तुमने बोला सिंगुलर नाउन है। अब तुमने देखा इसको प्रोनाउंस कैसे करोगे? पहले लेटर पे नहीं जाना है, लेटर पे नहीं जाना है, तुमको जाना साउंड पे। इसको प्रोनाउंस करोगे ऑरेंज, ऐसे ही तो प्रोनाउंस करोगे। अब तुम पहला प्रोनाउंसिएशन वाला, जो प्रोनाउंसिएशन वाला पहला वर्ड है उसको देखोगे। आ क्या है? वॉवेल है। अब वॉवेल साउंड आया, ओ का साउंड आया। अगर वॉवेल साउंड आया तो वॉवेल साउंड के पहले एन लगाएगा, तो तुम एन ऑरेंज लगा दोगे। बस इतना सरल है। समझ गए? वैसे ही एक एग्जांपल ले लो, अगर मैं, जैसे मैंने ये लिखा यूजफुल, तो यूजफुल के पहले तुम क्या यूज करोगे? ये थोड़ा बच्चों को अजीब लग रहा होगा। अब वो अगर जाओगे तो बॉबल देखोगे तो लगा सकते हो। तुमने कहा सर ये तो बॉबल है तो एन लगा दूंगा, तो गलत हो जाएगा, एन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब तुम इसको प्रोनाउंस करोगे तो कैसे करोगे? यूजफुल। आवाज कैसी आ रही है पहले वर्ड की? पहले लेटर की आवाज आ रही है या मतलब वाई। वाई क्या है? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट साउंड से पहले क्या यूज करते हो? ए यूज करते हो। ऐसे बस इतना आसान था आर्टिकल, बस ए और एन खत्म। तो सर बचा क्या? दा। तो दा के तो बस बहुत सारे यूज होते हैं, दा कहाँ कहाँ यूज होता है? अब जैसे 12वीं वालों को बताया था, वैसे तुम भी जान लो, बस तीन ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो एमपी बोर्ड बार बार पूछता है। पहला, किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर चीज के पहले। ये क्या होता है ये मैं बताऊंगा अभी के लिए तुमको। एक ऐसा कोई भी बताता हूँ, चलो अभी के लिए बस याद रखो। दूसरा क्या है दा का यूज? कोई भी यूनिक चीज हो। यूनिक चीज हो जैसे यही वगैरह, बुक के नाम हुए, तुम्हारी कोई बुक हुई फेमस, बहुत फेमस, कोई रिवर का नाम हुआ, कोई प्लेनेट का नाम हुआ, सन का नाम हुआ, मून का नाम हुआ, इनके पहले दा आता है। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री से पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी दा आता है। अभी के लिए बस इतना जानो आता है ये क्या होता है सुपरलेटिव डिग्री, ये सब आगे क्वेश्चन आएंगे वहां मैं क्लियर कर दूंगा। अभी के लिए स्पेसिफिक क्या होता है सर? स्पेसिफिक बताओ। अब जैसे समझो, ये एक सेंटेंस आया जिसमें एक लाइन आई, दो लाइन आई और तीसरी लाइन आई। अब तीन लाइन आई इस सेंटेंस में, है कि नहीं? इस सेंटेंस में एक नाउन यहाँ पे पहले कोई आया था, फिर वो नाउन फिर यहाँ पे भी आया, वो नाउन पहले यहाँ पे भी आया। जैसे एग्जांपल के लिए लिखूं मैं, या बोलूं कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग। एक जमाने में एक किंग हुआ करता था, एक राजा हुआ करता था। तो अब मैंने क्या बोला? देयर वाज आ किंग। बोला आ किंग, क्योंकि इस किंग की अभी सबसे पहले बात हुई है। अब जब मैं बोलूंगा द किंग वॉज वेरी नाइस पर्सन, द किंग वॉज अ वेरी नाइस पर्सन, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ? द किंग। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अब ए नाउन, ये जो किंग था, ये कोई ऐरा गैरा किंग नहीं था। ये किंग अब एक स्पेसिफिक किंग हो गया। ये वही किंग है जिसकी पहले सेंटेंस में बात हुई थी। पहले लाइन में इस किंग की बात हुई थी तो ए आया था, लेकिन अगर इसी नाउन की दोबारा बात होगी या कभी और भी बात होगी तो दा यूज होगा, क्योंकि अब ये नाउन फिक्स हो चुका है। ये किंग फिक्स हो चुका है। तो जिस भी नाउन के बारे में तुम जानते हो, जिसके बारे में बात हो चुकी है, उसके पहले हमेशा दा आएगा। यही स्पेसिफिक का मतलब होता है। खत्म। शुरू करें? खत्म हो गया। अभी बस क्वेश्चन उड़ा दो फटाफट से। तुम 2025 में आए हुआ क्वेश्चन है, देख लो तुम। माई अंकल इज डैश एमएलए। एमएलए साउंड पे जाओ, साउंड पे बोलोगे तो कैसे बोलोगे? एमएलए लिख के कर लिया करो। ए पहले क्या आ रहा है? ए आ रहा है। ए क्या है? वॉवल साउंड है, वॉवल साउंड है तो मैं एन लगा दूंगा बिना कोई सोचे समझे। ये तो वॉवल साउंड है ना। ए है ना, ए आ रहा है ना, ये तो वॉवल साउंड होता है। ये तो पता ही है ना, वॉवल में ए ई आई ओ यू आते हैं और बाकी सब आपके कॉन्सोनेंट होते हैं, तो पता ही है ना। ये भी नहीं पता यार तो फिर पता होना चाहिए ना। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ही एक्सक्लेम्ड व्हाट डैश ब्यूटीफुल फ्लावर। अब ब्यूटीफुल फ्लावर दिख रहा है, तीन ऑप्शन है एंड द नो आर्टिकल। तुमको पता है ब्यूटी बा साउंड आ रहा है, बा साउंड मतलब कॉन्सोनेंट साउंड। अब कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो फिर क्या आएगा? कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो तुमको पता है, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, ये आएगा। आगे बढ़े। अशोका वॉज वन ऑफ डैश ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया। यही जो मैं अभी रूल बता रहा था, ये जिसने अभी रूल समझा होगा वो आसानी से कर लेगा। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये आसानी से कर लोगे। कैसे? तुमको पता है ग्रेटेस्ट ये क्या है सर? ये तो ग्रेटेस्ट तो क्या है? एक सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड है। सुपरलेटिव डिग्री क्या वर्ड होता है? जो किसी भी चीज की तीन तरीके होते हैं कहने के, है ना। एक तो कोई चीज का पॉजिटिव वे होता है कि अफर्मेटिव वे होता है कि तुमने कोई बात कह दी। दूसरा, किसी चीज को किसी से कंपेयर कर दिया। और तीसरा, सबसे बेस्ट बता दिया, सबसे अच्छा बता दिया। तो तीन ही तो तरीके होते हैं किसी चीज के एडजेक्टिव, किसी चीज की विशेषता बताने के, है कि नहीं? तो अब मैं इसमें जो सबसे बेस्ट होता है वो सुपरलेटिव होता है। पहचान क्या होती है? एंड में ई एस टी एस टी ऐसे वर्ड आएंगे, है ना। मोस्ट लग के आएगा पहले, तो ऐसे वर्ड, टॉलेस्ट, बेस्टेस्ट, शूटेस्ट, है ना, ग्रेटेस्ट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ऐसे करें। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले, सुपरलेटिव डिग्री इज ऑलवेज प्रिसीडेड बाय द आर्टिकल द। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द आता है। बस ये एक छोटा सा रूल है, एक छोटा सा। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द आता है, ये याद रख लो। अब तुमको जहां भी ऐसे क्वेश्चन दिखे, ऐसे एक क्वेश्चन और आया था, डायमंड इज डैश हार्डेस्ट मेटल, ऐसे करके आया था क्वेश्चन तुम्हारे 10वीं में। तो तुमको पता है हार्डेस्ट है तो पहले क्या आ जाएगा? दा आ जाएगा। खत्म, बस इतना सिंपल था। तो ग्रेटेस्ट से पहले क्या आ जाएगा? दा। सुपरलेटिव डिग्री है, खत्म ये वाला कॉन्सेप्ट। अगला आता है। ही हैज डैश 1 रुपी नोट। क्या मैं ये कर रहा हूँ? 2022 में क्वेश्चन आया है। क्या इसका आंसर तुम मुझे कमेंट में नहीं दे दोगे? अब मैं वेट करूंगा, इसका आंसर क्या होगा? ए एन दा। बस याद रखना, फोकस किस पे करना है? फोकस ऑन साउंड। जो ऐसी साउंड है, वॉवल साउंड आए तो एन,
कॉन्सोनेंट साउंड आए तो ए। अब बता देना इसका आंसर क्या होगा, ए एन द या नो आर्टिकल में से 2022 में आया क्वेश्चन, कमेंट में जरूर बताना, ठीक। अगला, आई वॉन्ट टू परचेज डैश एच एम टी वॉच, मुझे परचेज करना है एच एम टी वॉच को। सिंपल सा है यार, एच एम टी प्रोनाउंस कर लो, प्रोनाउंस करूंगा तो एच आएगा, एच एच ऐसे तो लिखूंगा, बाकी तो फोकस ही मत करो, पहले वर्ड पे पहले लेटर पे फोकस करो। एच आ रहा है तो पहला क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ए क्या है, वॉवल है, वॉवल मतलब वॉवल साउंड आ रहा है, तो वॉवल साउंड आ रहा है तो मैं बिना सोचे एन लगा दूंगा, खत्म, आगे बढ़े। अगले टॉपिक पे आते हैं, तो यहाँ से आपका एक नंबर तो पक्का हो गया आर्टिकल का, ठीक है। अब आर्टिकल तो गलत नहीं करके आओगे तुम लोग, ये तो गारंटी है। चलो अगला आते हैं, प्रपोजिशन, अगला टॉपिक है प्रपोजिशन। अब प्रपोजिशन के लिए मैंने एक टेबल बना के तुमको दे दी है कि कहाँ इन यूज होता है, कहाँ ऑन यूज होता है, एट होता है, ये सब ये वगैरह वगैरह वगैरह। तो क्या हम इन टेबल को रट लें? नहीं सर, मैं क्वेश्चन के थ्रू तुमको सब बता दूंगा कि कैसे कैसे कौन सा यूज कहाँ होता है। फिर भी एक टेबल मैंने दे दी है, जिन बच्चों को डर लगता है इसकी पीडीएफ मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में ऐड में कर दूंगा, या आप कमेंट में मांग लेना, अगर मैं भूल जाऊँ तो मैं भेज भी दूंगा ना, तो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर ही दूंगा इसकी पीडीएफ, तो वहां से आप देख लेना, अभी यहाँ पे दिन है, आराम से पढ़ लेना। तब भी अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो कैसे बता सकता हूँ, देखो ध्यान से, इन ऑन और एट अलग अलग तरीके से यूज होते हैं। अब मैं किन किन तरीके से तुमको यूज कराऊंगा, सिखाऊंगा, देखो फटाफट, इन ऑन और एट। अगर ये एरिया की जगह यूज होते हैं, एक तो एरिया की जगह यूज कर लें, प्लेस की जगह एरिया है, प्लेस की जगह, या फिर इनको हम टाइम के रिस्पेक्ट में यूज कर लें, तो दो दो तरीके से यूज हो सकते हैं, वैसे बहुत तरीके से हो सकते हैं, पर हम इन्हीं तरीके से सीखेंगे क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं आता है, बस सीख लो। एरिया की यूज से अगर हम सीखे तो इन यूज होता है लार्जर एरियाज के लिए, ऑन यूज होता है स्मॉलर एरियाज के लिए, और एट यूज होता है फिक्स्ड लोकेशन के लिए। कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया, एग्जाम्पल के थ्रू समझो। अगर मैं बोलूँ ही लिव्ड इन दिल्ली, इन दिल्ली, तो मैंने इन दिल्ली क्यों बोला, क्योंकि दिल्ली एक बड़ा बड़ा इलाका है, तो बड़ा इलाका है तो दिल्ली से पहले इन आया। अब मैं बोलूँ ही लिव्ड ऑन स्ट्रीट नंबर 2, ऑन स्ट्रीट नंबर 2, तो छोटी इलाके रोड या स्ट्रीट वगैरह के लिए ऑन का यूज कर दिया। और अगर मैं बोलूँ ही लिव्ड एट, कहाँ, मोमोज वाला पॉइंट, मोमोज वाला पॉइंट, तो एक फिक्स्ड लोकेशन बता दी ना, फिक्स्ड लोकेशन के लिए एट आ गया। और आसानी से समझना है तो समझो, इस शहर के नाम हो, बड़ी बड़ी जगहों के नाम हो, तो उनसे पहले इन आ जाएगा। कोई गली वली का नाम हो, कोई स्ट्रीट का नाम हो, कोई रोड का नाम हो, तो ऑन आ जाएगा। और एक फिक्स्ड कोई दुकान, कोई फिक्स्ड जगह, कोई फिक्स्ड पॉइंट का नाम बता रहा हूँ तो एट आ जाएगा, बस इतना सिंपल है, प्लेस या एरिया के रिस्पेक्ट में। टाइम के रिस्पेक्ट में सर फिर कैसे यूज करेंगे? टाइम के रिस्पेक्ट में ऐसे समझ लो, वैसे ही जैसे अभी बताया, इन बड़े टाइम के लिए यूज होगा, बड़े टाइम मतलब ईयर के लिए, साल वगैरह बताना हो, मंथ वगैरह बताना हो, तो इसके लिए इनका यूज करेंगे। ऑन का कैसे यूज करेंगे? छोटे टाइम के लिए, जैसे आपको दिन बताना हो कि डे बताना हो, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, या फिर कोई डेट बतानी हो कि ऑन 21 नवंबर ऐसे करके। और एट, एट एक फिक्स्ड टाइम के लिए यूज होगा, फिक्स टाइम के लिए, जैसे एट 5 PM, एग्जैक्ट 5 PM पे, है ना, एट 4 AM ऐसे करके। तो ये सब चीजें इतनी थी, इतना आसान था इन और आउट का, खत्म। इन और इनटू में भी डिफरेंस तुमको पता होना चाहिए। इन और इनटू में डिफरेंस होता है सिर्फ मूवमेंट का, मूवमेंट का कैसे, कि ऐसे समझो, इन और इनटू में डिफरेंस, अगर मैं इन और इनटू में भी यहाँ जगह है, चलो है भाई समझा देता हूँ, इन वर्सेस इनटू, वैसे ही ऑन और ऑन टू का भी समझ लेना, इधर ही समझा दूंगा। तो इनका मतलब होता है कोई चीज अगर ऑलरेडी अंदर है, जैसे ये कमरा है, ये मेरा कमरा है, अगर इस कमरे में मैं ऑलरेडी प्रेजेंट हूँ तो आएगा इन, लेकिन इस कमरे से मैं ऑलरेडी प्रेजेंट हूँ तो मैं बोलूंगा आई एम इन द रूम, ठीक है ना, आई एम इन द रूम। पर अगर मैं इस कमरे से, ये अभी मैं हूँ और मैं चल के जा रहा हूँ इस कमरे के अंदर, तो मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है बाहर से अंदर, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। तो अगर आउटसाइड टू इनसाइड मूवमेंट हो रहा है तो इसके लिए मैं यूज करूंगा इन टू, ना कि इन, क्योंकि मूवमेंट हो रहा है। तो आई एम गोइंग इन टू द रूम, द बॉय जंप्ड इन टू द पूल, पूल के अंदर जंप करा, मूवमेंट हुआ। वैसे ही ऑन और ऑन टू होता है। ऑन और ऑन टू कैसे होता है, कि अगर कोई चीज सरफेस पे रखी हुई है, जैसे मैंने बोला द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, कोई सरफेस है, समझो तुम्हारा हाथ है, उस हाथ पे तुम अभी पेन रखो, तो तुम क्या बोलोगे, द पेन इज ऑन माई हैंड, बोलोगे कि नहीं बोलोगे, द पेन इज ऑन माई हैंड, क्योंकि वो सरफेस लेवल पे, यहाँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सरफेस की, ऑन के रिस्पेक्ट में। और यहाँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इनसाइड की, अंदर की, कि कोई चीज अंदर है ना। अगर तुम टेबल पेन को हाथ पे रखोगे तो पेन इज ऑन दी हैंड, लेकिन अगर तुम पेन को अपनी ड्रॉर में रख दोगे तो पेन इज इन द ड्रॉर, क्योंकि ड्रॉर में चली गई, अंदर चली गई ना, उसके अंदर चली गई, अभी इनसाइड चली गई, इनसाइड, ठीक है। अगला, तो ऑन टू यूज कहाँ करूंगा, ऑन टू भी मूवमेंट, जब सरफेस पे मूवमेंट हो रहा हो। सरफेस पे कैसे, ये पेन थी, तुमने फेंकी अपने किस पे, या फिर ये बिल्ली थी, बिल्ली मान लो, बिल्ली, और बिल्ली गई सीधे सरफेस से कहाँ पर, ऊपर टेबल पर, तो क्या लिखोगे, द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल, ऑन टू द टेबल, क्योंकि वो टेबल के ऊपर ही तो सरफेस पे रहेगी ना। यहाँ तो मैं रूम के अंदर गया, जो बॉय था वो पूल के अंदर जंप करा, पर यहाँ तो इस सरफेस लेवल पे बात होती है ना, सरफेस सतह पे तो जाएगी ना, तो कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल, समझ आया ना, ऑन टू इंटू वगैरह, खत्म। ऐसी और समझ लेना, अभी क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर मैं पूरे समझाऊंगा, ठीक है। बस तुम्हें ये समझ जाना चाहिए कि कैसे यूज होते हैं। अब आते हैं फटाफट क्वेश्चन पे, इसको हटा दो। मोहन इज सिटिंग राम एंड श्याम, मोहन बैठा हुआ है राम और श्याम के बीच में। भाई सिंपल सा समझ आ रहा है, 2025 में क्वेश्चन है, बिटवीन अमंग अगेंस्ट डिसाइड, ये आसान है यार, ये तो तुमको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो बता देता हूँ फटाफट। बिटवीन वर्सेस अमंग, बिटवीन और अमंग का क्या यूज होता है, तो याद रखना, बिटवीन हमेशा यूज होता है दो लोगों के लिए, बिटवीन कहाँ यूज होता है, फॉर टू पीपल, अगर दो लोगों के बीच में बात हो रही है,
दो लोगों के बीच में किसी चीज को बैठाना हो तो बिटवीन यूज करोगे, और मोर देन टू पीपल, दो से ज्यादा लोगों के लिए यूज करना है तो अमंग का यूज करोगे। बस इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऐसे समझ लो, ये मैं बैठा हूँ और ये तुम दो बैठे हो, तुम दो बच्चे हो, मान लो कौन कौन बैठा है, एक तो स्नेहा बैठी है, किसी और को बैठा लो क्योंकि स्नेहा ने कमेंट करा था पिछले वीडियो पे इसीलिए। तो अगर ये मैं बैठा हूँ तो मैं बोलूंगा आई एम सिटिंग बिटवीन यू एंड यू, है ना, स्नेहा एंड रोहन मान लेते हैं, क्योंकि मैं दो लोगों के बीच में बैठा हूँ। पर अगर बहुत सारे बच्चे बैठे हों, बहुत सारे बच्चे बैठे हों, तो क्या बोलूंगा, आई एम सिटिंग अमंग द स्टूडेंट्स, आई एम सिटिंग अमंग द स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। तो बिटवीन और अमंग में डिफरेंस समझ आया। यहाँ पे मैं यूज करूंगा अमंग, यहाँ पे यूज करूंगा अमंग। और दूसरा भी बना देता हूँ, नहीं तुम कहोगे सर एक ही डायग्राम बनाते हो अच्छा नहीं लगता है, दूसरा भी बना देता हूँ, ले फटाफट से, फटाफट जल्दी। और यहाँ यूज करूंगा बिटवीन। ठीक है, समझ आया बिटवीन और अमंग में डिफरेंस, दो के बीच में बिटवीन, बहुत सारों के बीच में अमंग। तो यहाँ तो मोहन बैठा हुआ है राम और श्याम के बीच में, एक और दो, दो के बीच में तो हमेशा बिटवीन यूज करेंगे, अमंग यूज करेंगे नहीं, है कि नहीं आसान। खत्म करें। अगेंस्ट और बिसाइड का मतलब तुम जानती हो, नहीं जानते हो तो फिर वो भी बता दूंगा अभी के लिए। अभी के लिए चलो अगले स्लाइड पे बता ही देता हूँ अगेंस्ट और बिसाइड, लो सीख लो यहाँ पे। एक तो तुम सीखो बिसाइड और बिसाइड्स, ये भी सीख लो, बिसाइड वर्सेस बिसाइड्स, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। बिसाइड और बिसाइड्स में डिफरेंस, बिसाइड मतलब होता है किसी चीज के बगल में, है ना, किसी चीज के बगल में। अगर मैं किसी चीज के बगल में हूँ तो बिसाइड यूज करूंगा। तो बिसाइड्स मतलब होता है कि अलावा, किसी चीज को छोड़कर, अलावा लिखना था, ये क्या लिख दिया, छलावा लिख दिया क्या, कि अलावा। ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं इसके बगल में बैठा हूँ तो बिसाइड आ जाएगा, और मैं बोल रहा हूँ मैं इसको छोड़कर बाकी सब ले रहा हूँ, बाकी सब, बस इसको नहीं ले रहा हूँ, बाकी सब ले रहा हूँ, तो इसको छोड़कर, इसके अलावा, तो बिसाइड्स आ जाएगा। वैसे ही अगेंस्ट भी होता है, अगेंस्ट, अगेंस्ट भी याद रखना है ना। अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब तुमको भी पता होगा कि अगेंस्ट मतलब होता है किसी चीज के अपोजिट, किसी चीज के खिलाफ, विरोध में, कि आई एम अगेंस्ट पॉलिटिकल पार्टीज, है ना, कहते हैं ना आई एम अगेंस्ट फिलॉसफी। तो ये अपोजिट, किसी चीज के विरोध में, अपोजिट में। वैसे तो तुमने सुना होगा, पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है अगेंस्ट के, अगेंस्ट के दो इंपॉर्टेंट यूज होते हैं, एक तो ये और एक और होता है जो तुमने सुना ही नहीं होगा शायद। एक अगेंस्ट का यूज होता है किसी चीज का सहारा लेने पर, किसी चीज का सहारा लेने पर। जैसे मैं बोलूं कि डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल, डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल मतलब दीवार के सहारे मत टिको, अदरवाइज यू विल फॉल, नहीं तो गिर जाओगे। तो यहाँ अगेंस्ट का मतलब क्या है, इस वॉल का सहारा, वॉल का सहारा, दीवार का सहारा मतलब। तो वैसे भी अगेंस्ट का यूज होता है। चलो एनीवेज, समझ गए भी, इतना आसान है। देखो तुमको पता नहीं ग्रामर कौन पढ़ाता है अभी तक, जो तुमको इतना कठिन लगती है, जो तुम लगे रहते हो कमेंट सेक्शनों में दूसरों के, मैंने देखा है कि सर ग्रामर ग्रामर ग्रामर, कुछ नहीं ग्रामर बेटा, इतनी सरल है ग्रामर, पता नहीं तुमने अच्छी लोगों से पढ़ी ही नहीं है। अब पढ़ रहे हो तो तुमको समझ भी आ रहा होगा, देखो कितनी आसान है कि नहीं। क्वेश्चन देखते हैं, हेमा हेज बीन रेनिंग मॉर्निंग। अब जिनको पता है कि ये तो वर्ब फॉर्म है, ये किसका टेंस है, ये तो परफेक्ट, अरे इसको पहले मिटाता हूँ, यहाँ कुछ और समझाऊंगा तुमको पता है, इस क्वेश्चन को देख के तुमको समझ आ रहा होगा ये तो परफेक्ट का टेंस है। परफेक्ट में दिया गया क्वेश्चन, आप सबको पता है कि अगर कोई भी टेंस परफेक्ट में या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, तो उसके साथ हमेशा या तो सिंस यूज होता है या फिर फॉर यूज होता है। ये तो तुमको पता है, जिनको नहीं पता है तो वो अभी डूएस डायरेक्टेड वाली वीडियो जब मैं लाऊंगा, जिसमें आपके 5 सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन कराऊंगा ग्रामर वाले, वहां आपको ये टेंस का स्ट्रक्चर बताऊंगा। अभी के लिए समझ लो, मुझे हैज बीन वर्ब दिख गई, तो हैज बीन वर्ब दिख गई तो मुझे समझ आ गया ये तो परफेक्ट का टेंस है, और परफेक्ट के टेंस में तो सिंस और फॉर यूज होता है। तो ये दो ऑप्शन तो मेरे वैसे ही एलिमिनेट हो गए, ये वाला और ये वाला, बचे सिंस और फॉर। तो सिंस और फॉर का यूज कहाँ का होता है भैया, ये भी बता दो। तो सिंस और फॉर का यूज कैसे याद रखना है, मैं तो ऐसे याद रखता था, देखो तुमको सही बताऊं, मजाक नहीं करूंगा, एफ डी, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। एफडी मतलब होता है, जो तुम्हारे पापा लोग, अपने पापा लोग जो बैंक में एफडी कराते हैं ना, कि पैसे जमा कराते हैं जिससे पैसे बड़े हो जाएं, जिससे फिर तुम लोग बढ़िया घूमो फिरो नाचो, वही वाले एफडी। तो उस एफडी से याद करता हूँ, तो एफ मतलब वहाँ होता है फॉर, और ड्यू मतलब होता है ड्यूरेशन, अवधि, कि जब मैं ड्यूरेशन के लिए यूज करूंगा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, तो फॉर यूज करूंगा। तो सिंस का यूज करूंगा, सिंस बचा एस, तो एस ही हो जाएगा, सिंस याद करूंगा स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। सर ये कुछ समझ नहीं आया, नहीं समझ आएगा, थ्योरी है बेटा, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा एक्साइटिंग और ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगता है। तो सर कैसे हुआ देखो समझाता हूँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 3 years, या नहीं नहीं नहीं, एग्जाम्पल दूसरा चेंज करते हैं, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2016, ठीक है, ये एग्जाम्पल, आई हैव बीन लिखना पड़ेगा यार, यही टाइम कंज्यूमिंग लगता है। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2016, तो अगर इस सेंटेंस को तुम देखो तो यहाँ मैंने सिंस यूज करा है, और दूसरा लिखता हूँ मैं सेंटेंस कि आई एम वेटिंग फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। तो अगर तुम देखो तो यहाँ मैंने बोला मैं यहाँ पर रह रहा हूँ सिंस 2016, सिंस क्यों लगाया और यहाँ फॉर क्यों लगाया, सिंपल डिफरेंस है समझो। मैं यहाँ 2016 से रह रहा हूँ, मतलब 2016 एक स्टार्टिंग पॉइंट था, 2016 एक स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ से मैंने शुरू करा होगा रहना और आज भी रहता आ रहा हूँ। तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट किसी चीज की निश्चित है और वहां से अभी तक रह रहा हूँ, कंटिन्यूटी बनी हुई है, तो मैं सिंस का यूज करता हूँ। कि मैं सुबह से नाच रहा हूँ, मैं कल से पढ़ा रहा हूँ, तुम कल से पढ़ रहे हो, तुम्हें परसों से डर लग रहा है, तो ये आज भी रहा है, और स्टार्टिंग पॉइंट पता है परसों से, सिंस यस्टरडे, सिंस टुमारो, जो भी आपको बता। लेकिन जब फिक्स्ड टाइम हो कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ पिछले 2 घंटों से, 2 घंटों से, फॉर 2 hours, है ना, और मैं बोलूँ तो फॉर 2 hours, फॉर 2 week,
है ना, फॉर 1 ईयर। तो यहाँ ये फिक्स्ड टाइम है, 1 साल, 2 वीक। लेकिन यहाँ फिक्स्ड टाइम नहीं, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट उल्टा लिख दिया, तो उल्टा देख लेना। सिंस मॉर्निंग, सुबह से, है ना। सिंस कोई ईयर लिख दिया, सिंस यस्टरडे, कल से। क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है, कल से वेट कर रहा हूँ। देखा ना, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम नहीं दिया है, इधर एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया है। तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए सिंस यूज करना है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फोर यूज करना है। तुमने देखा कि सुबह से वह नाच रही है, सुबह से मतलब सुबह स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट से नाच रही है, तो बिना सोचे समझे इसका आंसर क्या लगा दिया, सिंस लगा दिया। इंपॉर्टेंट भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़े। अब तुम्हें समझ आ गया। जुलाई कम्स, अब जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट होगा अगर मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाऊंगा, क्योंकि 50 मिनट के अंदर ही मेरे को खत्म करना है, जिससे तो ज़्यादा लेंदी वीडियो ना बन जाए, ठीक है। तो जुलाई कम्स, अगस्त, तुमको पता है जुलाई और अगस्त, तो सर ये लिखा जुलाई और ये लिखा अगस्त, तो तुमको पता है जुलाई तो अगस्त से पहले आती है, जुलाई अगस्त से पहले आती है। तो तुमको पता है बिफोर मतलब होता है पहले, और आफ्टर मतलब होता है बाद में। तो जुलाई क्या होती है, कम्स बिफोर अगस्त, पहले आती है तो बिफोर हो गया। बताओ कितना सिंपल है, बिफोर आफ्टर। बाय और विथ भी पता है क्या, बाय का मतलब होता है के साथ, बाय का मतलब होता है के साथ, और सॉरी विथ का मतलब, और बाय का मतलब होता है के द्वारा, ठीक है, बाय बैड। अब इनका डिफरेंस समझा क्या तुमने कभी? चलो बाय और विथ का भी डिफरेंस समझ लेते हैं, बाय और विथ का ये भी देख लेते हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। फटाफट से, जितने प्रपोजिशन इंपॉर्टेंट है मैं सब बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कुछ एरा गैरा फालतू का बता रहा हूँ, सब इंपॉर्टेंट, आपके सब काम आएगा। बाय और विथ में क्या डिफरेंस है, देखो। बाय और विथ में ऐसा डिफरेंस है, जैसे मैं बोलूँ कभी भी कि बाय का यूज होता है एजेंट के लिए या डूअर के लिए पैसिव वॉइस में, या फिर बाय का यूज होता है किसी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए। क्या होता है सब बताऊंगा, थ्योरी लिख लेने तो, जिससे जब तुमको नोट्स मिले तो तुमको याद रहे। फिर सब समझाऊंगा, ऐसे समझाऊंगा जैसे अभी आगे समझ आए। और विथ का यूज होता है किसी टूल या इंस्ट्रूमेंट के लिए, किसी टूल या इंस्ट्रूमेंट के लिए। सर नहीं समझ आया, एग्जाम्पल के थ्रू समझाओ, तो एग्जाम्पल के थ्रू सुनो। तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू अगर लिखूँ, अरे बैक करो बैक करो, हाँ एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझाऊँ तो समझो। द स्नेक, एक ही एग्जाम्पल में दोनों क्लियर हो जाए, वॉज किल्ड बाय द मैन विथ अ नाइफ। अब इस क्वेश्चन को, इस सॉरी इस एग्जांपल को अगर ध्यान से देखो, तो मैं यहाँ पर बाय यूज करा, यहाँ विथ यूज करा, क्यों? तुमको सिंपल सा समझ आ रहा हो, स्नेक को मारा गया, किसके द्वारा मारा गया, बाय मैन के द्वारा मारा गया, आदमी के द्वारा। तो आदमी क्या है, एजेंट है, ये डूअर है, इसने काम करा, ये पैसिव वॉइस में है ना, ये पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर है ना। तो स्नेक को मारा गया आदमी के द्वारा, के द्वारा। तो यहाँ पे ये डूअर है, इसने काम करा है, तो मैंने बाय का यूज करा है। और किस टूल की मदद से मारा है, किस टूल की मदद से मारा है ना, नाइफ चाकू की मदद से मारा है, तो मैंने विथ यूज करा। बस बाय और विथ में इतना सिंपल डिफरेंस है, समझ आ गया। जैसे मैं बोलूँ द पुलिस, द पुलिस क्या कर सकते हैं, उसको चाकू से मरवा दें, ठीक है। तो द पुलिस चाकू से मरवा दें या किसी से भी मरवा दो, तुम समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मैं बोलूँ विथ अ नाइफ, द पुलिस शॉट द थीफ विथ अ गन, क्योंकि गन की मदद से मारा ना, एक टूल का यूज करा। और बाय का यूज करोगे जब एजेंट डूअर का हो। और दूसरा क्या है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में भी, इतना क्लियर। ये तो क्लियर हो गया बाय विथ का डिफरेंस यहाँ पे। और दूसरा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे मैं बोलूँ आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल बाय बस, तो मैं बस के द्वारा स्कूल जाता हूँ। तो मेरा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, क्या है, किस ट्रांसपोर्ट की मदद से जा रहा हूँ मैं, ये क्या है, मेरा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो मैं बस की मदद से जा रहा हूँ। ऐसे मैं बोल सकता हूँ आई गो टू स्कूल बाय ट्रेन, भाई ट्रेन से तो कोई नहीं जाता होगा, पर समझ गए ना, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वहाँ बाय यूज होता है। तो बाय के दो यूज समझ आया, विद का एक यूज समझ आया, फटाक से बाय विद का भी डिफरेंस समझ आया। खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ही डाइड डैश कैंसर, वह कैंसर से मरा, कैंसर से मरा, तो तुमको पता है डाइड ऑफ, ही डाइड ऑफ कैंसर। क्यों? क्योंकि ये ऑफ का मतलब तो होता है बंद करना, सेपरेशन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है सेपरेट, अलग करना। जैसे तुमने पढ़ा होगा कि, या सुना होगा, टर्न ऑफ दी लाइट, तो इस लाइट को बंद कर दो, है ना। या फिर मैं बोलता हूँ कीप द चिल्ड्रन ऑफ दी दिस प्लेस, क्योंकि मतलब ऑफ, ये डबल ओ एफ का मतलब होता है इस चीज से दूर रखना, अलग रखना, सेपरेट रखना, एक्सक्लूड करना, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो वैसे उस सेंस में इसका यूज होता है, तो यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं है। ऑन सरफेस के लिए यूज होता है, इन और ऑन इनका भी कुछ यूज नहीं है। तो ही डाइड ऑफ कैंसर, सिंपल सा लॉजिक है, ही डाइड ऑफ कैंसर से मरा। यहाँ भी एक लॉजिक होता है, वैसे तुम्हारे में आता नहीं है, पर ऐसे याद रखो कि डाइड ऑफ का मतलब तभी यूज होता है, डाई ऑफ का ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है स्ट्रक्चर के। डाइड ऑफ का यूज कब होता है, जब कोई आदमी डिजीज से मरा हो, किसी बीमारी से मरा हो। ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक, ऐसे कर करके। तो कोई डिजीज से जब मरता है तो उसमें डाइड ऑफ ही आता है, फिक्स्ड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लुक डैश बिफोर यू लीव वगैरह वगैरह आंसर मैंने बोल ही दिया है, क्योंकि ये प्रोवर्ब है। अब प्रोवर्ब क्या होता है, ये प्रोवर्ब है। अब ये क्या होता है मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ईडियम भी कह सकते हो उसको, जो तुमने हिंदी में पढ़े होंगे ना, मुहावरे। तो ऐसे बेस के तुम्हारे में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं इसको पहले ही बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 साल आ भी चुका है, 2021 और 2022 में। तो मुहावरे बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं तुम्हारे में, क्लास 10वीं में। और मुहावरे बेस्ड क्वेश्चन का एक ही रूल है कि उनका स्ट्रक्चर फिक्स्ड होता है, कि मुहावरा जैसा होगा वही होगा। जैसे मैं बोलूँ कि अंधों में काना राजा, या तुमने सुना होगा कि आंखों का तारा। अब आंखों का तारा है ना, जो आंखों का तारा, वो आंखों का तारा फिक्स है। अब तुम ये मत बोलो यहाँ का तारा क्यों आ रहा है, आंखों के तारे भी तो हो सकता है ना। जो मुहावरा है वो वही फिक्स रहेगा। तो वैसे जो मुहावरा, प्रोवर्ब्स, जो कथाएं होती है ना, लोकोक्ति होती है ना, उनका फिक्स रहता है कि क्या स्ट्रक्चर। अब जैसे यहाँ पे मुहावरा है ही ये, तो इसीलिए मेरे मुंह से भी निकल गया था आंसर कि लुक बिफोर यू लीव, लुक बिफोर यू लीव, इसीलिए इसका आंसर लुक बिफोर यू लीव। क्यों? क्योंकि एक मुहावरा एक प्रोवर्ब है जिसका मतलब ये होता है लीव, मतलब कुछ काम करने से पहले
देख लेना चाहिए कि कुछ छानबीन कर लेनी चाहिए, है ना, कि जिससे कुछ गलती ना हो जाए हमसे। तो लुक बिफोर यू लीव। तो ऐसे प्रोवर्ब क्या हम सर पूरे याद करें? तुमको नहीं पता कौन से आने वाला है। मैं क्या कर रहा हूँ, तुमको सिर्फ रिपीटेशन वाले करा दे रहा हूँ जो रिपीट हो चुके हैं 2-2 साल, 1-1 साल। तो सर क्या करूँ? तो ऐसे करो बेटा, अभी तो बताया 7 क्वेश्चन आते हैं, अगर तुमको दिखे प्रोवर्ब वाला क्वेश्चन आए और तुमको नहीं पता है तो उसको छोड़ देना, बाकी 6 में से कर लेना ना अटेम्प्ट, बाकी 6 तो करा ही रहा हूँ ना, इनको कोई फिक्स नहीं है कौन सा मुहावरा आ जाए, है ना। तब भी तुमको पता होना चाहिए, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, अभी और भी क्वेश्चन है मैं बताऊंगा मुहावरे बेस के, लेकिन तुमको वैसे तो पता था। बिफोर का मतलब पहले होता है, आफ्टर का मतलब बाद में होता है, तो तुमको बता ही दिया था अभी। तो वैसे भी सोच सकते थे। लुक बिफोर यू लीव मतलब किसी चीज को करने से पहले, पहले क्या कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए, छानबीन कर लेनी चाहिए, उस सेंस में इसका आंसर है। आगे बढ़े। वी मस्ट अबाइड डैश द रूल्स ऑफ द रोड, 2021-2022 में आया क्वेश्चन है। तो सिंपल सा लॉजिक है, अबाइड बाय। अब ये क्या है, ये एक फ्रेजल वर्ब होती है, ये एक फ्रेजल वर्ब होती है। इस फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है किसी चीज को फॉलो करना, फॉलो करना मतलब उस चीज को मानना, है ना, उसके रूल्स को मानना। तो अगर जैसे इस सेंटेंस में मैं बताऊं हमें मानना चाहिए क्या, द रूल्स ऑफ द रोड, तो सिंपल सा होता है अबाइड बाय रूल्स ऑफ द रोड। अब ये एक फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब क्या होती है मत जानो। वही है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनमें लॉजिक बहुत ज्यादा होता है, अभी मैं बताने बैठ जाऊं फ्रेजल वर्ब तो ये पूरी क्लास इसी में चली जाएगी। और मैं बता भी सकता हूँ, ऐसा नहीं कि, लेकिन वो अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आप 3 दिनों में आप उतना नहीं पढ़ सकते। तो अभी के लिए सिर्फ उतना जानो कि अगर क्वेश्चन अबाइड तुम्हें दिखे तो जनरली अबाइड के बाद बाय ठोक देना, तुम तो बिना सोचे समझे। ठीक है, आगे बढ़ते। आई एम नॉट अफ्रेड डैश डेथ, 2022 में आया क्वेश्चन है। मुझे डेथ से डर नहीं लगता है, आई एम नॉट अफ्रेड विथ डेथ। कुछ सोचो, अभी तो बताया विथ का यूज तुमको नहीं हो सकता, ऑफ का यूज सेपरेशन में होता है तो ये भी नहीं हो सकता, ऑन का यूज सरफेस के चक्कर में होता है तो ये भी नहीं हो सकता, बचा क्या, ऑफ। सिंपल सा लॉजिक, आई एम अफ्रेड ऑफ डेथ, मुझे डेथ से, ऑफ का किस सेंस में यूज हो रहा है, से, मुझे डेथ से डर लगता है ना, मरने से डर लगता है। तो अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड ऑफ ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है, इसका मतलब होता है किसी चीज से डरना या किसी चीज का फियर, फियर ऑफ समथिंग, उस सेंस में इसका यूज होता है। ठीक है, अगेन ये फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, फिक्स्ड प्रपोजिशंस करके होते हैं। अभी तुम अगर तुमने पढ़ा होगा ग्रामर में, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता देता हूँ प्रपोजिशंस क्या होता है। वैसे तो कुछ क्या प्रपोजिशंस होते हैं फिक्स्ड होते हैं कि इनके साथ यही आएगा, है ना। जैसे मैंने अभी 12th वालों को भी बताया, तो पेपर में भी आया था कि ऐसे कोई एडजेक्टिव या ऐसे कोई वर्ड्स हों जिनके एंड में क्या आ रहा हो, जिनके एंड में ओ आर आ रहा हो, जिनके एंड में ओ आर आ रहा हो, ये तुमको भी बता दे रहा हूँ। तो उनके बाद हमेशा एक फिक्स्ड प्रोपोजिशन आता है, वो की क्या आता है, टू। और जिसपे क्वेश्चन भी आया था कि मोहन इज सुपीरियर टू राकेश, ऐसे करके। तो फिक्स्ड होते हैं, है ना, तो फिक्स्ड प्रोपोजिशन होता है, वैसे यहाँ पे भी ये फिक्स्ड ही था। ही वॉज अक्यूज, अब क्या सारे फिक्स्ड प्रोपोजिशन याद करने लग जाओगे, कोई नहीं कर पाया, मैं भी नहीं कर पाया, है ना, कंपटीशन में भी नहीं इतना कर पाते। तो कैसे करना है, इस बिट एंड ऑप्शन एलिमिनेशन, जैसे अभी हमने इसको ऑप्शन एलिमिनेट करा ना कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो बचाइए, वैसे करके कर सकते हो। ही वॉज अक्यूज डैश मर्डर, वह मर्डर में दोषी पाया गया। तो यहाँ पे भी ये फ्रेजल वर्ब अगेन आती है, अक्यूज्ड ऑफ, ये भी फिक्स्ड होता है। अक्यूज्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज में दोषी पाया जाना, है ना, अक्यूज्ड ऑफ मतलब दोषी पाया जाना, किसी चीज का दोषी पाया जाना। तो अगर मैं यहाँ देखूँ, मैं मर्डर में चार्ज मतलब किसी चीज का चार्ज लगा आपको, तो अक्यूज्ड ऑफ मर्डर आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक, बाय विथ टू ये हो ही नहीं सकता, लॉजिक ही नहीं बनता। नेवर लीन डैश द वॉल, यार ये तो अभी बताया था, क्या इसका आंसर तो मुझे कमेंट में नहीं दोगे? ये कब बताया था बताऊं क्या? अभी जब मैंने तुमको अगेंस्ट के दो यूज बताए थे, है ना, अगेंस्ट के दो यूज बताए थे कि एक तो उसका अपोजिट सेंस में यूज होता है विरोध में, और एक और बताया था। तो उस सेंस में सोचो इसका क्या होगा, कभी भी दीवार के अगेंस्ट मत टिको। तो बताओ ये होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कमेंट में बताना, मैं वेट करूंगा। अगला, द मीटिंग विल बी हेल्ड, मीटिंग करी जाएगी, कब करी जाएगी, ट्यूसडे को करी जाएगी। डे मैंने बताया था छोटे टाइम के लिए डे वगैरह और डेट्स वगैरह के लिए किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं, तो ऑन हो जाएगा बिना सोचे समझे। सिंस का यूज तो परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, टू बचा नहीं। और इन नहीं है, क्योंकि इनका यूज हम कहाँ करते हैं, इनका यूज हम करते हैं मंथ्स और ईयर में, टाइम के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, मंथ्स और ईयर में, बड़े टाइम में, बड़े इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। चलो यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट आया, तुमको बता ही देता हूँ। ये टू दिखा मुझे तो मुझे याद आ गया, क्या तुमको टू और टुवर्ड्स में अंतर पता है, टू और टुवर्ड्स, टू और टुवर्ड्स क्या पता यही आ जाए, टू वर्सेस टुवर्ड्स। तो टू वर्सेस और टुवर्ड्स दोनों का मतलब डायरेक्शन के लिए होता है। डायरेक्शन के लिए कैसे होता है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ तुमको। जैसे मैंने बोला ही गोस टू स्कूल, राइटिंग पे कोई संदेह नहीं करेगा ना कमेंट करेगा, जैसी राइटिंग अच्छी है मेरी, है ना, लड़कियों से तो सुंदर ही है कि नहीं, तुम ही बता देना लड़की लोग कमेंट करके, जैसी राइटिंग अच्छी है, ठीक है। ही गोज टू स्कूल और दूसरा लिखा ही गोज टुवर्ड स्कूल। क्या तुम में से कोई भी ऐसा है जिसको इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस समझ आ रहा हो? जिसको आ रहा है ना तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो अभी 1 मिनट में सीख जाओगे, कौन सी बड़ी बात है ना, मैं हूं तो यार। यार ही गोज टू स्कूल का मतलब है फिक्स्ड है, जहां वो गया है ना वो लोकेशन क्या है, फिक्स्ड है, वो जगह फिक्स्ड है। कि अगर मैंने बोला ही गोज टू स्कूल, टू स्कूल, अगर मैंने बोला टू स्कूल तो इसका मतलब है स्कूल ही गया है। वह कहाँ गया है, स्कूल ही गया है, और कहीं नहीं गया है, स्कूल ही गया है। उसकी लोकेशन फिक्स्ड है जहाँ उसको पहुंचना है, उसकी डेस्टिनेशन फिक्स्ड है। समझ आ रहा है, जहाँ उसको जाना है, फाइनल डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन, ठीक है, जहाँ उसको जाना है, पहुंचना है। और अगर मैं बोलूँ ही गोज टुवर्ड स्कूल, तो इसका मतलब है वह स्कूल की तरफ गया है,
वह स्कूल की तरफ गया, मतलब अगर स्कूल यहाँ रास्ते में पड़ रहा था तो वो स्कूल की तरफ गया है, ना कि स्कूल गया। अब स्कूल से वो यहाँ पान वाली टपरी पे शॉप पे भी जा सकता है, स्कूल के पीछे मिलने भी जा सकता है किसी से, तो कुछ भी कर सकता है, पर वो टुवर्ड तब उस सेंस में यूज होगा। पर अगर वो स्कूल ही जा रहा है तो टू यूज होगा। तो समझ रहे हो? अब तुम सोच लो तुम टू जाते हो या टूवर्ड जाते हो। जितने भी बच्चे बंक करते हो ना स्कूल, वो टूवर्ड जाते हो, और जो स्कूल जाते हो पढ़ने के लिए वो टू जाते हो। सिंपल सा लॉजिक, खत्म। अगला टॉपिक मॉडल वर्ब। 2 नंबर पक्के हो गए। आर्टिकल प्रीपोजिशन में मॉडल वर्ब भी खत्म कर लेते हैं। मॉडल वर्ब्स क्या होती है, पहले तो इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखना, मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आएगी या फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब मॉडल वर्ब क्या क्या होती है, कैन, कोड, मे, माइट, मस्ट, शुड, ऑट टू, विल, वुड और फलाना ढिकाना, बहुत सारी होती है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़नी है जो पेपर में आएगी, फटाफट से निपटा लेते हैं। कैन का यूज क्या होता है, एबिलिटी शो करने के लिए, अपनी योग्यता शो करने के लिए। आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं नाच सकता हूँ, नहीं नाच नहीं सकता सॉरी, मैं गा सकता हूँ, हाँ गा सकता हूँ भाई, और मैं खेल सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ। तो एबिलिटी बता रहा हूँ, अपनी योग्यता बता रहा हूँ। तो सर कुड का यूज कब होगा, कुड का यूज भी एबिलिटी के लिए ही होगा, पर पास्ट एबिलिटी के लिए होगा। कि जब कोई चीज पास्ट में मैं बोलूँ कि मैं पहले बहुत अच्छा नाच सकता था, मैं पहले बहुत अच्छा पढ़ सकता था, अब नहीं पढ़ पाता, पढ़ा पाता हूँ बेटा, ठीक है। तो सॉरी, तो यही चीज है ना। तो अगर एबिलिटी पास्ट की हो तो कुड, प्रेजेंट की हो तो कैन, बस सिंपल सा लॉजिक है। प्रेजेंट एबिलिटी आज की बता पा रहा हूँ, कोई चीज योग्यता, तो कैन, पास्ट की हो तो कुड, खत्म, सिंपल सा डिफरेंस। मे और माइट में डिफरेंस, मे और माइट दोनों क्या दिखाती हैं, किसी चीज की संभावना बताती है, पॉसिबिलिटी बताती है, बस अंतर इतना है, मे पॉसिबिलिटी स्ट्रांग होती है, मे में पॉसिबिलिटी क्या होती है, स्ट्रांग होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग। कि अगर मैंने बोला आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है और मैंने बोला इंडिया में विन, तो इसका मतलब इंडिया के जीतने के चांसेस 60 से 65% है, मतलब ज्यादा है। और अगर मैं बोला इंडिया माइट विन, तो पॉसिबिलिटी कैसी वीक है, मतलब 30% ही हो सकती है। बस ये सिंपल सा डिफरेंस है। इसके अलावा मे का यूज परमिशन वगैरह लेने के लिए भी होता है, जैसे तुम जब क्लास के अंदर डालते हो तो बोलते हो मे आई केम इन, मैं बस वही वाला, वो परमिशन ले रहा हूँ ना, इसीलिए मे का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मे का यूज परमिशन में और पॉसिबिलिटी जब हाई हो, माइट का यूज वीक पॉसिबिलिटी में। मस्ट, शुड और ऑट टू, ये तीनों एक ही तरीके से यूज होते हैं, पर तुम में से बहुत सारे लोग हैं जिनको इनका डिफरेंस ही नहीं पता होगा। बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस। मस्ट जहाँ आ जाए वहाँ ऑब्लिगेशन होगा, कंपल्शन होगा। जैसे मैंने बोला यू मस्ट डू इट, यू मस्ट स्कोर गुड मार्क्स, मतलब तुमको गुड मार्क्स स्कोर करने ही है। अब तुम पे ऑप्शन नहीं है, करने ही है। यू मस्ट ओबे रूल्स, तुमको रूल्स फॉलो करने ही है, ऑप्शन नहीं है, तुम्हें करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मैं शुड यूज करूंगा तो शुड का मतलब होता है एडवाइस सेंस में, एडवाइस, कि यू शुड स्कोर गुड मार्क्स, तुम्हें अच्छे मार्क्स स्कोर करने चाहिए। अब तुम करो या ना करो, टोटली डिपेंड्स ऑन यू, तुम्हारे पास चॉइस है, करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, ठीक है। तो ये इधर चॉइस मिल गई, इधर कंपल्शन है, बाध्यता है कि करना ही पड़ेगा। ऑट टू क्या होता है सर, फिर ऑट टू भी ड्यूटी या एडवाइस के रूप में होता है, पर यहाँ पे मोरल ड्यूटी आ जाती है। मोरल ड्यूटी मतलब नैतिक कर्तव्य, कि भाई यू शुड, जैसे मैं बोलूँ, क्या मैं यहाँ ये लिखा है यू रिस्पेक्ट एल्डर्स, तो क्या मैं शुड नहीं लगा सकता, तो बिल्कुल लगा सकते हो, शुड भी लगा सकते हो, ऑट टू भी लगा सकते हो। कि यू नैतिक कर्तव्य, एक बार लिख दूं यार, नैतिक कर्तव्य, यू शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, कि तुम्हें अपने जो अपने से बड़ों की आदर रिस्पेक्ट करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सिंपल सा है। तो ये एडवाइस दे रहा हूँ, तो एडवाइस दे रहा हूँ, बिल्कुल दे रहा हूँ, तो शुड आ जाएगा, बिल्कुल सही है। पर यहाँ पे अगर तुम खुद देखो, क्या ये तुम्हारा नैतिक कर्तव्य नहीं है, तुम्हारी मोरल ड्यूटी नहीं है कि तुम्हें एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, करना चाहिए। तो जब भी मोरल ड्यूटी वाला सेंस ज्यादा आ रहा हो रेदर देन एडवाइस, और एडवाइस भी कैसी बहुत स्ट्रांग हो, पर तुम तो ऐसे याद रखो मोरल ड्यूटी वाला सेंस ज्यादा आ रहा हो कि भाई ये काम हमारे लिए, ये हमारा कर्तव्य करना चाहिए, तो फिर ऑट टू, और नहीं तो शुड, एडवाइस के फॉर्म में, खत्म। यही सिंपल सा लॉजिक था। विल और वुड का डिफरेंस सिंपल सा लॉजिक है। विल फ्यूचर में कोई काम करना हो तो विल, और पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो, पोलाइट रिक्वेस्ट ये कैसे, जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोलता हूँ, जैसे मैं रेस्टोरेंट जाते तो बोलते हैं वुड यू लाइक टू हैव सम टी, तो वुड क्यों यूज कर रहा है, क्योंकि वो पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे, क्या सर आप चाय लेना चाहोगे या कॉफी लेना चाहोगे, तो वैसे। और विल का यूज फ्यूचर में कोई चीज करने के लिए, प्रॉमिस करने के लिए, खत्म, समझ आ गया। बाकी जितने बच्चे अभी एक एक करके फटाफट उड़ा देंगे। 2025 में आया क्वेश्चन है, यू सिट हियर, यू सिट हेयर, तो इसमें क्या है, तुम खुद सोचो, तुम यहाँ बैठ सकते हो, तुम यहाँ बैठ सकते हो, क्या दिख रहा है, तो क्या दे रहा है वो तुमको, परमिशन दे रहा है। अब परमिशन दे रहा है तो परमिशन के लिए क्या यूज करते हो, मैं यूज करते हो। पॉसिबिलिटी का आती है, करते हो, मैं यूज करते हो कि नहीं करते हो। डेयर क्या हुआ, डेयर का मतलब होता है हिम्मत, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुमने मुझे टच कर लिया, हाउ डियर यू कैन टच, हाउ डियर कैन यू टच मी, ऐसे करके होता है ना। तो जब ये डेयर वाला सेंस में, जनरली ये निगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है जो क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं। पर अभी के लिए ऐसे याद रखो, डेयर का मतलब हिम्मत वाले सेंस में होता है। शुड क्या देता है, शुड एडवाइस देता है। माइट क्या करता है, माइट तुम्हारी पॉसिबिलिटी बताता है, जो कि बहुत कम होती है, पॉसिबिलिटी कैसी होती है, कम होती है, खत्म, खत्म। योर फादर इज सीरियसली इल, तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार है, तो तुमको यू डैश होम, तुमको घर जाना चाहिए। अब कुछ सोचो, अगर तुम्हारे पिताजी बहुत ज्यादा बीमार है, सीरियसली लिखा है, इस वर्ड पे फोकस करो, सीरियसली। तो क्या ये सीरियसली अगर फेल है तो ये स्ट्रॉन्ग अर्जेंसी नहीं है कि तुमको घर जाना चाहिए, कि यहाँ पे ये एडवाइस तो दूंगा नहीं मैं कि तुम घर जाओ, अब ये स्ट्रॉन्ग अर्जेंसी है, तुमको जाना ही है, क्योंकि सीरियसली लें। तो अगर स्ट्रॉन्ग ड्यूटी, स्ट्रॉन्ग अर्जेंसी का यूज हो जाए, तो हम किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। शुड का यूज तो एडवाइस में करते हैं, और टू का यूज कब करते हैं, मोरल ड्यूटी के लिए करते हैं। अब ये मोरल ड्यूटी थोड़ी है हमारी, है ना, है, पर ज्यादा किस सेंस, हमें ऑप्शन में वो ऑप्शन चुनना है जो ज्यादा सुटेबल हो, जो ज्यादा अच्छा हो, 4 ऑप्शन में से, ठीक है ना, ना कि वो बैठने को तो तीनों बैठा दूं मैं, शुड भी बैठा दूं, यूज टू भी बैठा दूं, अभी फटाफट। अब यूज टू क्या होता है, ये तुम्हारे लिए नया होगा, तो देख लेते हैं। क्या तुमको मैंने खुद बताया था अभी, फटाफट बताओ।
क्या तुमको मैंने कुड बताया था? याद करो मन में। सर बिल्कुल बताया था। क्या बताया था? कुड का मतलब तो तुमने बताया था सर, आपने पास्ट एबिलिटी बताया था कि जब भी मुझे पास्ट की एबिलिटी शो करना हो कि जब मैं 10 साल का था तो मैं तैर सकता था। आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 10 इयर्स ओल्ड। कुड स्विम बोल रहा हूँ, क्यों? आज की एबिलिटी नहीं, पास्ट की एबिलिटी। आज की होती तो क्या लगा देता। तो जब पास्ट की एबिलिटी शो करना हो तो मैं कुड का यूज करता हूँ। तो सर यूज टू का यूज कहाँ करते हैं? यूज टू का यूज करते हैं पास्ट की हैबिट शो करने के लिए। पास्ट की हैबिट शो करने के लिए मैं 10 साल का था, या फिर मैं बोलता हूँ कि जब मैं 10 साल का था ना तो मैं डेली क्रिकेट खेलता था। तो आई यूज टू प्ले क्रिकेट एवरी डे व्हेन आई वाज 10 इयर्स ओल्ड। डेली क्रिकेट खेलता था, डेली। तो पास्ट की हैबिट होगी ना डेली वाली। तो पास्ट की हैबिट दिखाना हो तो यूज टू, एबिलिटी दिखाना हो तो कुड। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये, अगर तुमको ऐसे दिख जाए यूज्ड टू, ऑट टू, या कोई भी मॉडल वर्ब दिख जाए तो हमेशा याद रखना यूज टू और ऑट टू तो हमेशा साथ में आते हैं, और इनके बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म ही आती है मॉडल वर्ब के बाद, या कोई भी मॉडल वर्ब हो उसके बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है। ठीक है, आगे बढ़े, अगले पे आ जाए। वी डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। अब बात किसकी हो रही है? ट्रैफिक के रूल्स की हो रही है। ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करना तो कंपल्शन है भैया, नहीं करोगे तो क्या लगेगा? फाइन लगेगा। तो कंपल्शन का सेंस आया, कंपल्शन का सेंस आया, ऑब्लिगेशन का सेंस आया, कंपल्शन ऑब्लिगेशन का सेंस आया, मस्त लगा दिए बिना सोचे समझे। ये तुमको चारों पता ही है, अभी बता के आया पीछे। 2022 में आया क्वेश्चन है। डैश आई कम इन द क्लासरूम सर, क्या मैं क्लास में आ सकता हूँ सर? अब क्या इसका आंसर कमेंट में नहीं मिलेगा मुझे? मे कैन नीड कोड फटाफट से। माई फादर डैश क्रॉस द रिवर व्हेन ही वाज यंग। अरे ये तो बहुत आसान हो गया, अभी बताया। मेरे पिताजी रिवर को क्रॉस कर लेते थे जब वो यंग थे। जब वो यंग थे तो क्या ये पास्ट की एबिलिटी नहीं है? और देख रहे हो सारे क्वेश्चन 2021 में आए हैं। वो टेबल बताई तुमको एक, और तुम्हें सब बनना है। और पास्ट की एबिलिटी के लिए क्या शो करते हैं? क्या तुम कमेंट में आंसर नहीं बताओ इसका भी? क्यों बोल रहा हूँ कमेंट में? क्योंकि ये रिपीटेशन हो रहे हैं क्वेश्चन के, अभी बताया ना। चलो नहीं बताना तो रहने दो, मत बताओ तुम, चलो हटाओ, क्यों टाइम वेस्ट करो तुम अपना। जो बताएं उनके बता देना, ये मत बताओ चलो। माई फादर कुड क्रॉस द रिवर व्हेन ही वाज। पास्ट की एबिलिटी के लिए शो करते हैं तो कुड का यूज करते हैं, प्रेजेंट के लिए कैन का यूज करते हैं, वॉज तो एक वर्ब होगी, बी का फॉर्म हो गया। और नीड क्या होता है? नीड का मतलब होता है जरूरत, किसी चीज की जरूरत है। ये भी एक मॉडल वर्ब है, इसके बाद भी हमेशा बेस फॉर्म आता है। नीड के दो तरीके से नीड का मॉडल वर्ब का यूज करते हैं, पर अभी के लिए मत जानो कैसे कैसे करते हैं, तुम्हारे काम का नहीं है। वी डैश रिस्पेक्ट अवर टीचर। हमें अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रिस्पेक्ट करनी चाहिए तो ये तो मोरल ड्यूटी आ रही है, या मोरल नैतिक कर्तव्य है ना, हमें टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नैतिक कर्तव्य तो और टू लगा देंगे, और टू भी दिख रहा है तुमको पता है, टू से पहले कुड तो आता नहीं है। यूज्ड आ सकता है, वुड भी नहीं आता। तो दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए थे। अब यूज्ड और कॉट में सोच लेते कि सर यूज टू पास्ट हैबिट दिखाने के लिए शो होता है, तो बचा क्या? यहाँ हैबिट का तो कुछ हो नहीं रहा है, तो बचा क्या? और खत्म। टू से पहले हमेशा यूज डॉट आया था, ऐसे भी कर सकते हैं तुम। अगले टॉपिक पे आते हैं। 4-5 नंबर पक्के हो गए जितने हो गए, अब डिटर्मिनर पे आते हैं। ये भी बहुत आसान है। मच मैनी समैनी बहुत बहुत है, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, अभी सीख लोगे, बस थोड़े दूर रुक जाओ, 10 मिनट और रुक जाओ, खत्म हो जाएगा। है कि नहीं? मच मैनी समैनी ये वगैरह 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 फटाफट से हम सीखते हैं इनको पढ़ना कैसे। तो देखो, मच मच यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, और मैनी यूज होता है काउंटेबल नाउन्स के साथ। अब ये क्या होते हैं, तुम ऐसे समझो कि तुमने क्लास में नाउन तो पढ़ ही रखे होंगे छोटी क्लास में, किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान का नाम संज्ञा होती है। अब नाउन्स भी कैसे होते हैं? या तो सिंगुलर नाउन होगा, सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन होगा, प्लूरल नाउन मतलब बहुवचन होगा, ये तो जानते हो। अब जो नाउन होते हैं इसके साथ साथ ऐसे भी पढ़ा हुआ है कि नाउन काउंटेबल होते हैं जिनको तुम गिन सकते हो, और अनकाउंटेबल होते हैं जिनको तुम नहीं गिन सकते हो। तो काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जिनको गिन सकते हो, जैसे अपनी उंगली, जैसे इंसान, जैसे मोबाइल। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जिनको गिन नहीं सकते हो, जैसे शुगर, चीनी को गिन नहीं सकते। तो तुम में से कोई बोलेगा सर हम तो चीनी को गिन सकते हैं, कि सर 1 किलो चीनी है। तुम में से कोई बोलेगा तेल को हम गिन सकते हैं, सर 1 लीटर तेल। तो तुम वो गिन नहीं रहे हो, तुम उसको काउंट नहीं कर रहे हो, तुम उसको क्या कर रहे हो? मेजर कर रहे हो, माप रहे हो। और मापने को नहीं बोलते हैं काउंटेबल या अनकाउंटेबल, गिनने को बोलते हैं। तो गिनने को काउंटेबल बोलते हैं, ठीक है। मापना अलग होता है। तो समझ गए ना अनकाउंटेबल काउंटेबल नाउन में डिफरेंस? अब यहाँ पे आ जाओ, मच के साथ अनकाउंटेबल आएगा, मैनी के साथ काउंटेबल आएगा। सर याद कैसे रखें? तो ऐसे याद रखो, मच में क्या आ रहा है? एम के बाद यू, और यू का मतलब हो गया अनकाउंटेबल, खत्म। बचा मैं नहीं तो वो काउंटेबल में यूज हो जाएगा। तो जब भी तुम्हें अनकाउंटेबल नाउन्स दिखे तो उनके पहले मच लगा देना। काउंटेबल नाउन दिखे वो भी प्लूरल होना चाहिए, मतलब बॉय नहीं हो, बॉयज हो, तो वो मैनी। तो मैनी हमेशा किसकी चीज की शो करता है? क्वांटिटी की शो करता है, क्वांटिटी। किसी चीज की क्वांटिटी लार्ज नंबर में हो, क्योंकि प्लूरल नाउन के साथ यूज हो रहा है क्वांटिटी में। ठीक है, हमेशा प्लूरल नाउन के साथ यूज हो रहा है, याद रखना। और मच किस में यूज होता है? अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, मच शुगर, मच टाइम, ऐसे कर करके। ठीक है, सम और एनी में भी देख लेते हैं। सम और एनी, सम और एनी में दोनों काउंटेबल प्लूरल ऐसे ऐसे यूज हो रहा है, तो कैसे याद रखें? मत याद रखो ये क्या है, इसको याद ही मत रखना, मैं तो बोलता हूँ। तुम तो ऐसे याद रखो, अगर सेंटेंस पॉजिटिव आ रहा हो, सेंटेंस अगर पॉजिटिव हो तो मच यूज कर देना। सेंटेंस अगर नेगेटिव हो, सॉरी सम यूज कर देना। सेंटेंस अगर नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाला हो तो एनी यूज कर देना, बस खत्म। सम और एनी में बस यही डिफरेंस है। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ है तो ये दोनों प्लूरल में ही आएंगे। तो सम बुक्स हो सकता है, सम बुक नहीं हो सकता, इतना तो तुमको भी समझ आ गया होगा। अगर यहाँ लिखा होता है सम बुक तो ये चीज हो गई होती गलत, क्योंकि बुक्स काउंटेबल भी चाहिए लेकिन प्लूरल भी चाहिए। है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है पर प्लूरल चाहिए, काउंटेबल में प्लूरल चाहिए, अनकाउंटेबल तो प्लूरल बनते ही नहीं है ना, उनकी बात तो ऐसे लगता ही नहीं है, पता होगा ये बात तुमको। तो उनसे पहले सम आ गया, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस था। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिखा, नेगेटिव क्वेश्चन मार्क सेंटेंस था तो एनी आ गया। वैसे नेगेटिव में भी एनी आता है। वैसे लिटिल आ लिटिल दा लिटिल फ्यू वगैरह वगैरह ये भी होते हैं, इनको मैं अब कैसे समझाऊंगा, क्वेश्चन के थ्रू समझा दूंगा, सब क्लियर हो जाएगा, ईच एवरी वगैरह वगैरह सब। सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। द सर्वेंट डिडंट टेक डैश टी। सर्वेंट ने टी नहीं ली।
क्या होगा इसका आंसर, कुछ सोचो। द सर्वेंट डिडंट टेक टी, टी क्या है, सर्वेंट ने ज्यादा टी नहीं बनाई, टी तो अनकाउंटेबल हो गया, टी कैसा हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया ना, अनकाउंटेबल। अब अनकाउंटेबल के साथ क्या क्या नहीं आता, कुछ सोचो, मच आता है, मैनी नहीं आता, लिटिल फ्यू बता देता हूँ तुम्हें, चलो अभी के अभी, लिटिल और फ्यू ये दोनों चीजें। तो लिटिल और फ्यू में इतने डिफरेंस है, इसके साथ लिटिल होता है, आ लिटिल भी होता है, और दा लिटिल भी होता है। वैसे ही फ्यू होता है, आफ्यू होता है, और दाफ्यू होता है। अब ये क्या होते हैं, सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो अभी फटाफट सुन लेते हैं, अभी के लिए समझ आए। तो याद रखना, लिटिल हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होगा, और फ्यू हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा। ये चीज क्लियर हुई। अब ऐसे याद रखो, लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल, फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू। ऐसे समझो, अगर कोई चीज निगेटिव सेंस में यूज हो रही है, बिल्कुल ना के बराबर, तो लिटिल या फ्यू आएगा। अब वो डिपेंड करेगा नाउन पे कौन सा है। अगर मैं बोलूँ लिटिल मनी, तो ऐसे हो जाएगा, फ्रेंड्स बोल रहा हूँ तो फ्यू हो जाएगा, ठीक है। अब आ लिटिल फ्यू मतलब जितना चाहिए उतना ही, ना उससे ज्यादा, ना उससे आ लिटिल मतलब होता है, सॉरी, फिर से बताता हूँ, लिटिल और फ्यू में क्या हो गया, नेगेटिव सेंस होता है, बिल्कुल ना के बराबर, कोई चीज बिल्कुल ना के बराबर हो, जितनी मुझे चाहिए, मतलब बिल्कुल 10 में से एक या आधा ही हो तो लिटिल आ जाएगा। पर अगर 10 में से जितनी चाहिए उससे बहुत कम हो तो आ लिटिल या आ फ्यू आ जाएगा। और दा लिटिल या दा फ्यू आता है जितना चाहिए बिल्कुल उतना ही हो, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, बस इतना है, सिंपल सा है लॉजिक, खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। द सर्वेंट डिडंट मीन, तुमने देखा अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल के साथ तो फिर क्या आ जाएगा, तुमने सोचा सर अनकाउंटेबल के साथ लिटिल आ सकता था, फ्यू आ सकता था, फ्यू नहीं आ सकता था, तो बच्चा आ लिटिल और मच में तुम डिफरेंस देख लो। अब यहाँ आ लिटिल मच में देख लो, आ लिटिल मतलब टी के साथ आ लिटिल वगैरह तो आएगा नहीं, तो बचा क्या, मच बचा, खत्म। अगला बढ़ते हैं। हाउ डैश टाइम इज लेफ्ट, अगेन टाइम क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है तो मच आ सकता है क्या, मच ऑप्शन में, तो मच को तो रखो ही साइड में। अब देख लो यहाँ पे, एनी आ सकता है क्या है, मैनी तो आएगा नहीं सर, क्यों, मैनी तो काउंटेबल प्लूरल के साथ आ रहा है, तो मैनी तो कट गया। बच्चा के एनी आ सकता है, सम भी आ सकता है, पर तुमने देखा सम क्या है, क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, क्वेश्चन सेंटेंस है तो सम तो आएगा नहीं, तो ये तो खत्म हुआ, ये पॉजिटिव में आता है, बच्चा मच और एनी। अब तुमने बोला सर इंट्रोगेटिव में तो एनी आता है, बिल्कुल सही बात है, पर यहाँ पे ज्यादा बात किसकी हो रही है, हाउ मच टाइम है। अगर मैं बोलूंगा हाउ एनी टाइम इज लेफ्ट, तो यार सेंस ही नहीं बन रहा उस चीज का, ये पूछ रहा है कितना टाइम रह गया, मच उस चीज की क्वांटिटी पूछ रहा है उस चीज की, वो पूछ रहा है कि कितना टाइम रह गया है कि नहीं, एनी इस चीज में नहीं आएगा, खत्म करते हैं। ऋतु हैज डैश फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आ रहा है, फ्रेंड्स कैसा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब फ्रेंड्स आ रहा है तो मैनी आ सकता है, मैनी ऑप्शन में है तो मैनी आ गया, एनी तो आएगा नहीं, निगेटिव इंट्रोगेटिव में आता है, मच काउंटेबल्स में आता है, ऑल का मतलब होता है सारा, मतलब किसी चीज पूरा, जैसे ऑल फ्रेंड्स, आई हैव ऑल द मनी, ऐसे कर करके। ज्यादा नहीं बताऊंगा अभी क्योंकि फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, बस इतने में से आ जाएगा, मैं बोल रहा हूँ ना, तुम बस इतना पढ़ो अभी के लिए। विल इट मेक डैश डिफरेंस टू यू, क्वेश्चन मार्क सेंटेंस देखा, क्वेश्चन मार्क सेंटेंस देखा तो तुमने देखा कि एनी ऑप्शन में है, तो पहले तो ऐसे देखा करो, जैसे मैं देख रहा हूँ ना, क्वेश्चन मार्क देखा तो एनी है, तो एनी, तो एनी पे तो ऑप्शन रखना आएगा। अब तुमने देखा सम, सम पॉजिटिव में आता है, सम आएगा नहीं, यहाँ कुछ ऐसा वैसा तो देख नहीं रहा है, अनकाउंटेबल सा तो मच भी नहीं आएगा। फ्यू किसके साथ आता है, काउंटेबल नाउन के साथ आता है, वो भी नहीं आया, तो बचा ऑप्शन में एनी, एनी को लगा दिया, आगे बढ़े। हाउ डैश स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, स्टूडेंट्स है मतलब काउंटेबल प्लूरल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले क्या आता है, मैनी आता है, खत्म। वोल का मतलब क्या होता है, वोल का मतलब भी सारा होता है, जैसे ऑल का मतलब होता है, बस ऐसे समझो। ऑल का मतलब ऐसे होता है कि एक, जैसे बहुत सारे में से ऑल मतलब तो सब, एक एक सब। और होल का मतलब से पूरे वाले सेंस में आता है, पूरे मतलब वो एक एक पर्टिकुलर नहीं दिखता है, सिर्फ ऐसे बोल दिया होल पूरे, है ना। लेकिन ऑल क्या बोल रहा है तो हॉल में भी सारे, पर वो एक एक को काउंट कर रहा है वैसे। देयर देयर इज लाइफ देयर इज होप, ये अगेन प्रोवर पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया, जो आपका एडीएम मैंने बताया था उस पे बेस्ड क्वेश्चन हो गया। तो इसको जैसे बोलते हैं हिंदी में, जहाँ चाहा है वहां रहा है, वेयर देयर इज लाइफ, यहाँ पे अच्छा सॉरी ये दूसरा क्वेश्चन है, देयर इज लाइफ देयर इज होप, तो जब तक जीवन है तब तक होप है, तब तक आशा है, तो एज लॉन्ग एज, जब तक जीवन है तब तक होप है, एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ देयर इज होप, सिंपल सा प्रोवर्ब ईडीएम है। तब भी इनका मतलब देख लेते हैं, इफ अनलेस और अनटिल का। इफ का यूज होता है कंडीशन में, कि अगर तुम ये करोगे तो ये करूंगा, इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे तो पेपर में अच्छे नंबर आएंगे, यू विल स्कोर गुड मार्क्स, है ना। तो अनलेस का यूज कब होता है, तो इफ में हमेशा कंडीशन लगी होती है। अनलेस क्या होता है, इफ और नॉट को अगर मैं मिला दूं, अनलेस यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे यू विल फेल। इफ और नॉट अगर मिला दूं तो अनलेस बनता है। इफ अनलेस दोनों कंडीशन बेस्ड होते हैं, पर इफ हमेशा ऐसे सिंगल यूज हो रहा है, अनलेस क्या है, इफ और नॉट का मिक्सचर है। अनटिल टाइम बेस्ड, ये टाइम पे बेस्ड है, कि जब मैं बोलूँ कि टाइम से रिलेशन में कुछ है तो अनटिल यूज करते हैं। यू वर्क हार्ड यू विल फेल, अब ये बोल रहा है अगर यू विल फेल, अब ये क्या है, निगेटिव है। अगर मेहनत, अब अगर इसको मैं बनाऊं, इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, तो अगर मेहनत करोगे तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा, तो यू विल पास आना चाहिए था, तो इफ तो नहीं आएगा। अनटिल टाइम वाला होता है, एज लॉन्ग एज नहीं आएगा, एज लॉन्ग एज जब तक तुम मेहनत करोगे तब तक फेल होगे, यार ये तो बिल्कुल गलत बात बचा। तो बच्चा ऑप्शन में क्या, अनलेस। अब इसका सेंस भी बना लो, कि अनलेस क्या है, इफ और नॉट का मिक्सचर होता है। तो इफ और नॉट से, कि अगर इफ नॉट यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, सेंस भी बन रहा है, खत्म, कितना आसान है देखो। बस तुम्हें पता होना चाहिए था कि अनलेस क्या होता है, इफ और नॉट से मिलकर बना होता है। स्पीक स्लोली डैश यू शुड लिसन, अब ये एक स्ट्रक्चर होता है बेसिकली सिंपल, लेस्ट फॉलोड बाय शुड। ये ऐसे समझो, जैसे मैंने बोला तुम्हें कि ऑट के बाद हमेशा टू आता है, जैसे नो सूनर, अब ये तुमको पता होगा कि नहीं पता होगा, पर जान लो इसके बाद हमेशा देन आता है, वैसे ही लेस्ट के बाद शुड फॉलो होता है।
तो लेस्ट अगर यहाँ तुम्हें शुड दिखा तो शुड से पहले लेस्ट ऑप्शन में है तो बस लेस्ट आ जाएगा, सिंपल, कुछ नहीं सोचना था। धीरे बोलो, इसका मतलब उस सेंस में होता है कि धीरे बोलो, लेस्ट यू शुड सुनना, मतलब इसका मतलब धीरे बोलो नहीं तो तुम सुन नहीं पाओगे, ध्यान नहीं दे पाओगे बात को, वैसे सेंस में हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन तो नहीं छूट गया बीच में। 2020 का क्वेश्चन है, कम सून, जल्दी आओ, यू विल मिस द ट्रेन। कम सून, यू विल मिस द ट्रेन, मतलब जल्दी आओ वरना नहीं तो तुम ट्रेन मिस कर दोगे। तो यहाँ देख लो किस सेंस में बन रहा है। कम सून इफ यू मिस द ट्रेन, ऑप्शन ही नहीं बना। कम सून इफ यू नॉट मिस द ट्रेन, ऑप्शन ही नहीं बना। बट का यूज तो कॉन्ट्रास्ट में होता है, मतलब कॉन्ट्रास्ट मतलब अपोजिट दिखाने में, अपोजिट दिखाने में, कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं पढ़ता नहीं है फिर भी उसके अच्छे मार्क्स आ गए, तो अपोजिट वाले सेंस में यूज होता है बट का। बचा क्या, अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब भी होता है नहीं तो, कि जल्दी आ जाओ नहीं तो ट्रेन मिस हो जाएगी, खत्म। ही कुड नॉट कम टू स्कूल, वह स्कूल नहीं आ पाया, डैश ही वॉज इट। तो ये क्या है, ये क्या है, ये स्कूल नहीं आ पाया, ये स्कूल नहीं आ पाया, ये कोई चीज़ है। और ये चीज़ क्या दे रही है, स्कूल ना आ जाने की रीज़न दे रहा है, कि अगर वो स्कूल नहीं आया तो क्यों नहीं आया, ये उसका रीज़न है। और रीज़न शो करने के लिए हमेशा बिकॉज का यूज़ होता है, बिकॉज कंजक्शन का यूज़ होता है रीज़न शो करने के लिए। एंड का यूज़ तो कब होता है, जब ज्वाइन करना हो दो चीज़ों को, जैसे राम और श्याम। तो अगर मैं राम और श्याम इनको ज्वाइन करना हो तो किसके करूंगा, राम एंड श्याम। बट तुम्हें बता ही दिया, शो का यूज रिजल्ट शो करने के लिए होता है, रिजल्ट शो। तो जैसे मैं बोलूँ कि रिया स्टडीड हार्ड, शो शी गेट गुड मार्क्स, तो रिया ने मेहनत करी जिससे उसको अच्छा रिजल्ट आया, जिससे उसका अच्छे, तो रिजल्ट शो करने के लिए हम शो का यूज करते हैं, और ज्वाइन करने के लिए दो चीजों का एंड का यूज करते हैं, रीजन दिखाने के लिए बिकॉज का यूज करते हैं, रीजन दिखाने के लिए, ठीक है, ये चीज क्लियर। अगला देखते हैं, अभी आपके क्वेश्चन आ गए, ये अभी जो पीछे क्वेश्चन चल रहे थे सारे कंजक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन थे, वो भी हो गए। अब आपके कुछ क्वेश्चन आते हैं, ये आपके आते हैं कौन से, वर्ब पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कुछ वर्ब बेस्ड क्वेश्चन, इनको भी खत्म करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। डॉग्स शेल्डम बाइट, अब ये भी एक प्रोवर्ब है, अगेन एक प्रोवर्ब वाला क्वेश्चन आया। इसका मतलब होता है बार्किंग डॉग्स नेवर डाई, शेल्डम डाइट, शेल्डम बाइट, मतलब जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं है, बहुत कभी कभार काटते हैं, मतलब जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, वैसा वाला चीज सुनिए, तो वही वाला ये मुहावरा है। तो बार्किंग डॉग्स, ये सिंपल सा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है इसका, है ना। और ये इधर किसका काम कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल नाउन का काम कर रहा है। माई फादर इज अ डैश टीचर, मेरे फादर कैसे टीचर है, डैश टीचर है, रिटायर्ड, मतलब आप तुम खुद सोचो रिटायर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सा तुम्हें पता है, रिटायर्ड कोई चीज अगर रिटायर हो जाती है मतलब वो अब अपने प्रोफेशन में नहीं रहा हो, तो हम क्या बोल देते हैं, रिटायर्ड। जैसे जितने लोग क्रिकेट देखते हैं तो बोलते हैं ना रिटायर्ड हो गया, क्यों हो गया, रिटायर्ड हो गया क्योंकि अब वो नहीं खेल रहा है, अब उस चीज से खेल रहा था अब नहीं, अब आगे से नहीं खेल रहा है, तो रिटायर्ड हट हो गया, अब नहीं आएगा वहाँ पे। तो माई फादर इज ए रिटायर्ड टीचर, रिटायर्ड टीचर, रिटायर, रिटायर, रिटायरिंग और रिटायर, ये तो ये नहीं हो सकते वर्ब फॉर्म इसमें फिट। आई डैश दिस बुक यस्टरडे, मैंने ये बुक कल पढ़ी थी, अब कल पढ़ी थी, अब कुछ सोचो, कल पढ़ी थी, कल पढ़ी थी, तो इसका मतलब यस्टरडे, यस्टरडे मतलब पास्ट, और पास्ट शो कर रहा हो तो फिर मुझे वर्ब की पास्ट फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। तो अगर मैं यहाँ देखूँ आई डैश दिस, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में चला गया, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ढूंढनी पड़ेगी, रीडिंग हो नहीं सकती, रीडेड होता ही नहीं है तो गलत ही होता है, रीड्स तो प्रेजेंट फॉर्म है, तो बचा read। अब ये वर्ब की टू फॉर्म है, अब इसको रेड नहीं पढ़ते, इसको ऐसे पढ़ते हैं रेड। रीड बोलते लिखते रीड है, पढ़ते रेड है, तो आई रेड दिस बुक यस्टरडे, क्योंकि पास्ट की वर्ब है। अगला शी, 2023 में अगेन क्वेश्चन है, ये वर्ब पे बेस्ड क्वेश्चन, आपके टेंस पे बेस्ड क्वेश्चन है। शी डैश आर स्ट्रॉन्ग, अब तुम्हें पता है वह गाना गाती है, तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट के लिए तुमको क्या यूज करना पड़ेगा, प्रेजेंट वर्ब यूज करनी पड़ेगी। संग क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, पास्ट हो गई। सिंग, सिंग्स और सिंगिंग, सिंगिंग हो नहीं सकती, क्यों, सिंगिंग कब यूज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये कब यूज होती है, जब कॉन्टिन्यूस टेंस हो, या कॉन्टिन्यूस की तो कोई हेल्पिंग वर्ब लगी नहीं है, बचा सिंग और सिंग्स, इनमें कैसे डिफाइन करोगे। तो तुमने देखा ये होता है, इसको बोलते हैं, कॉन्सेप्ट होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बहुत से बच्चे जानते भी होंगे, और बहुत आसान भी होता है इसका मतलब ये होता है जो सब्जेक्ट है उस पे वर्ब डिपेंड करेगी, या फिर ये मैं बोल सकता हूँ जो वर्ब है वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज अ गुड मैन, ये एक सेंटेंस लिखा, ही इज अ गुड मैन, तो तुम बोलोगे सर यहाँ हिजी क्यों लगाया, इधर इज नहीं लगाते सर आप, इधर आर लगा देते, ही आर अ गुड मैन लगा देते, तो क्या हो जाता, तो बेटा बहुत कुछ हो जाता है, सेंटेंस ही गलत हो जाता। क्यों, क्योंकि ये इज क्यों आया, क्योंकि सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगी, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही लगेगा। तो इसी को बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि अगर सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर ही लगेगी। और सेम वाइस वर्सा प्लूरल वाले केस में हो जाएगा। अब तुमको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, पता क्या, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बताता हूँ कि अगर कोई नाउन है जो कि तुम्हारा सब्जेक्ट है जो भी है, अगर नाउन के आगे तुम ऐसे या ये जोड़ देते हो, नाउन कैसा बन जाता है, तुमको ये चीज पता है, नहीं पता होगी तुम में से बहुत से बच्चों को, ऊपर वाली तो पता होगी, नीचे वाली चीज नहीं पता होगी, क्या, कि अगर कोई नाउन के आगे ऐसे ये जोड़ देते हो तो वो क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, वो प्लूरल बन जाता है, प्लूरल नाउन बन जाता है। नहीं समझ आया, ऐसे समझो जैसे बॉय लिखा था, मैंने बोला इस बॉय में ऐसे ये जोड़ दिया तो क्या बन जाए, बॉयज। तो इसका मतलब पहले ही क्या था, सिंगुलर नाउन था, अब कैसा बन गया, प्लूरल नाउन बन गया, बन गया कि नहीं बन गया, एक वचन से बहुवचन में हो गया। वैसे ही अगर कोई वर्ब में ऐसे या ये जोड़ देते हैं तो वर्ब क्या बन जाती है,
सिंगुलर बन जाती है। वर्ब कैसी बन जाती है? सिंगुलर वर्ब बन जाती है। ये बहुत अजीब सा फैक्ट है, तुम में से बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होगा ये वाली चीज, पर ये सत्य है। तुमको सुन के थोड़ी अजीब लग रही होगी कि वर्ब में अगर ऐसे ये जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? वर्ब सिंगुलर बन जाती है। तो अब सेंटेंस में अगर देखूं मैं, इधर लिखा है शी कैसा है? शी मेरा सिंगुलर है। शी अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी? वो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। अब वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब में क्या लगाना पड़ेगा? ऐसे ही है। अब इस वर्ब में तो नहीं लगाए, तो बचा ऑप्शन ई वाला। ऐसे करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। कितना आसान था, आप समझ पाए? अगर पता था तो, नहीं पता था तो कोई बात नहीं। अब दे प्ले प्लेस प्लेइंग प्लेइंग इज प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, क्या आप इसका आंसर तुम मुझे कमेंट में नहीं दोगे? बस याद क्या रखना है कि सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर वाला सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगेगी। अब यहाँ का प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे बस जो वर्ब आएगी तुमको बस इतना याद रखना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। अब ये मत पूछना सर ये सब्जेक्ट प्लूरल कैसे है ना। वेयर देयर इज अ विल, देयर, ये मैं जो पहले बोल रहा था, अगेन एक प्रूव का क्वेश्चन है कि जहाँ चाहा है वहां रहा है, तो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ उसमें नया नहीं है, फिक्स्ड है ना ये। ईदर सीता और गीता कम। अब ये कॉन्सेप्ट आता है अगला, इसको समझ लेते हैं कि जब भी तुम्हारे सामने ईदर लिखा हो और फिर प्लस प्लस और लिखा हो और फिर प्लस प्लस कुछ वर्ब आनी चाहिए, ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आता है। वैसे ही ये सेम चीज नीदर नॉर में भी यूज होगी। नीदर नॉर ऐसे करके और प्लस कुछ 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 ये है, और यहाँ पे ये वर्ब आ रही है। तो याद रखना ये जो वर्ब आनी चाहिए यहाँ पे, ये जो वर्ब आनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक सेंटेंस, एक नाउन यहाँ होगा, एक नाउन यहाँ होगा, एक नाउन यहाँ होगा, एक नाउन यहाँ होगा। तो ये जो वर्ब आने वाली है ये इसके पास वाले नाउन पे डिपेंड करेगी, इसके पास वाले नाउन पे। कैसे? इधर देखो, जैसे मैं बोल रहा हूँ इधर सीता और गीता, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी ना, अब जो वर्ब आएगी वो इस गीता पे डिपेंड करेगी, इस गीता पे। ये स्ट्रक्चर होता है इधर और नीदर वाला। तो अगर गीता सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। वर्ब सिंगुलर यहाँ क्या है? ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, खत्म है, वर्ब सिंगुलर है। तो इसका आंसर हो गया ये वाला। समझ आया कैसे? एक और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मैंने बोला इधर, चलो इधर नहीं, एक नीदर का दे देता हूँ फटाफट से, है ना। मैंने बोला नीदर श्रुति नॉर हिज हर फ्रेंड्स, नीदर श्रुति नॉर हर फ्रेंड्स आर कमिंग। अब तुम देख रहे हो, अगर तुम यहाँ पे देखो, नीदर श्रुति नॉर हर फ्रेंड्स आर कमिंग, मैंने आर क्यों लगाया और यहाँ इज लगाया? क्योंकि यहाँ जो ये वर्ब है ये डिपेंड करेगी पास वाले नाउन पे। पास वाला फ्रेंड का नाउन क्या है? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कैसा है? प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो यहाँ पे भी जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी। इसीलिए मैंने ऐसा, ये फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है, याद रखा तो नंबर मिल जाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट भी है, मैं गारंटी ले रहा हूँ शायद इस पे क्वेश्चन आपको 2026 में देखने को मिल जाए। अगला देखते हैं, ही हैज मैनी प्लेस। हैज दिखा तो परफेक्ट टेंस है। सिंपल, चलो जल्दी जल्दी फटाफट, अब तो जल्दी जल्दी निपटाते हैं। हैज दिखा तो परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो हैज के बाद वर्ब की क्या आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट है, रोट है, राइट से रिटर्न है, खत्म। शीता इज डैश एनी अदर गर्ल। अब ये कुछ आ जाते हैं सेंटेंस, ये मैंने अलग से बना के रखे हैं तुम्हारे लिए, निकाल के रखे हैं, मेहनत करिए बेटा, देख लो कितने सीक्वेंस वाइज मैंने क्वेश्चन दिए हैं। और इसकी पीडीएफ अगर तुमको चाहिए तो मुझे बता देना कमेंट में, पीडीएफ बिल्कुल प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे तुम आसानी से रिवाइज कर रखो ये चीज़ें। ये लिखी लिखाई मिलेंगी जो मैंने लिखी है ना, फ्री में कोई नहीं दे रहा होगा तुमको ऐसे इस तरीके से, इतने अरेंज करके। पढ़ा बहुत सारे टीचर हैं पर इस तरीके से अरेंज करके कोई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ शीता इज डैन एनी, तो याद रखो। डिग्री मैंने तुमको बताई ना, डिग्री, तो डिग्री मैंने तुमको 3 डिग्री बताई। पॉजिटिव, कौन सी बताई थी दूसरी? कंपैरेटिव। अब डिग्री मत पूछना क्या होता है, अभी बताया ना, किसी चीज़ की विशेषता बताने के लिए 3 तरीके से बता सकता हूँ। या तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ वह अच्छा लड़का है, तो पॉजिटिव हो जाएगा। या मैं बोल सकता हूँ वह शुभम से अच्छा लड़का है, तो कंपैरेटिव हो जाएगा। या फिर मैं बोल सकता हूँ वह सबसे अच्छा लड़का है, तो वो सुपरलेटिव हो जाएगा। अब जब ये 3 चीज़ें तुम्हारे में आ गई, एक सेकंड, हाँ, तो जब ये 3 चीज़ें तुम्हारे में आ गई तो कुछ रूल्स होते हैं फॉलो। जैसे क्या फॉलो रूल्स होते हैं? जैसे मैं बोलूँ कि जब भी तुम्हें कभी देन दिख जाए, जब भी कभी तुम्हें देन दिखना है तो समझ लेना वो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। वो क्या है? कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा कंपैरिजन होगा, तो कंपैरिजन में देन आ जाता है। अब कंपैरिजन में देन आ जाएगा तो उससे पहले कंपैरेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर फॉलो होगा। वैसे ही अगर तुम्हें द बेस्ट या फिर दा दिख जाए पहले, है ना, द बेस्ट, है ना, मोस्ट, ऐसे वर्ड दिख जाए, या टॉलेस्ट, तो वो सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड है। बस इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, तो वो सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड है। तो इस पे जो एडजेक्टिव आएगा ना इनसे पहले यहाँ पे, जो उनकी विशेषता बता रहा है, वो भी उसी बेस पे आएगा। अब जैसे यहाँ देखूं मैं, सीता इज, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, देन एनी अदर गर्ल। सीता इंटेलिजेंट है, देन एनी अदर गर्ल। तुमने देखते ही पकड़ लिया, क्या पकड़ लिया? देखते ही पकड़ा कि सर ये तो कंपैरेटिव में है। अब कंपैरेटिव में है तो इससे पहले क्या आएगा? कंपैरेटिव का एडजेक्टिव आएगा। तो कंपैरेटिव का एडजेक्टिव आएगा तो इंटेलिजेंट पॉजिटिव हो गया, मोस्ट तो सुपरलेटिव हो गया, नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता, तो मोर। तो याद रखना, मोर वाले जो होते हैं ना वो कंपैरेटिव होते हैं, मोस्ट वाले आपके सुपरलेटिव होते हैं। जैसे मैं बोलूँ गुड, बेटर और बेस्ट, तो ये याद है ना तुमको, ये तुमने पढ़ा भी होगा, ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। कुछ वर्ड होते हैं जिनके नहीं बन पाते, है ना, कुछ के ऐसे बन जाते हैं, टॉल, एंड में ई आर जोड़ दो, टॉलर, तो टॉलेस्ट। तो इनको तो तुम्हें पहचानना आसान हो गया कि इसके बाद देन आएगा, इसके पहले दा आएगा। लेकिन कुछ होते हैं जिनके नहीं होते, जैसे इंटेलिजेंट हो गया तो इसका बनेगा इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट,
और मोस्ट इंटेलिजेंट, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो तुमने देखा कंपेरेटिव है तो मोर वाला आ जाएगा, ठीक है, आसान है, आगे बढ़ते हैं। भोपाल इज लार्जर। अब ये क्वेश्चन क्या तुम इसका आंसर मुझे अगेन कमेंट में नहीं दे पाओगे या खुद नहीं कर पाओगे, ये तुम्हें पता है लार्जर है, लार्जर है तो तुमने देखा कंपैरेटिव, कंपैरिजन शो हो रहा है, और कंपैरेटिव के साथ क्या आता है तुम्हें पता है, फ्रॉम टू देन फोर क्या आता है बता देना फटाफट से। अगला क्वेश्चन और शायद लास्ट क्वेश्चन है। दिस इज द प्लेस डैश आई वाज वन, 2020 में आया था तो मैंने सोचा करा देता हूँ, क्या पता अब आ जाए, तो एक बार देख लेते हैं। यह वही जगह है जहां मैं जन्मा हूँ। तो इधर तीन चीजें फटाफट से देख लेते हैं, वेयर, विच, वू, वेन। तो ये कहाँ यूज होते हैं, वेयर यूज होता है प्लेस के लिए, विच यूज होता है थिंग्स के लिए, वो यूज होता है पर्सन या एनिमल्स के लिए, और वैन यूज होता है टाइम के पर्सपेक्टिव में, टाइम के लिए। अब मैंने बोला दिस इज द प्लेस, यह वही प्लेस है जहां मैं जन्मा हूँ, तो ये विच यहाँ क्या आएगा, जगह के रिस्पेक्ट वाला आएगा, जगह के रिस्पेक्ट के लिए क्या आता है, वेयर। तो दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न। समझ आ रहा है। अगला मैं एक और सेंटेंस देता हूँ, दिस इज द पेन डैश आई गेव यू। अब तुमको पता है यहाँ क्या है, पेन आया, तुम बस ये वाला सेंटेंस देखो। अब यहाँ पे ऑप्शन है विच वेयर वेन, सेम ऑप्शन है, तो तुम क्या इसका आंसर नहीं बता पाओगे मुझे कि अगर पेन आया तो पेन क्या है, पेन तो एक चीज है सर, पेन एक चीज है। अब पेन एक चीज है तो चीज के यहाँ क्या आएगा, चीज के लिए क्या आएगा, विच आएगा। तो दिस इज द पेन विच आई गिव यू। एक और बनाऊंगा ऐसे, एक और बना लेता हूँ। अ, चलो एक और बनाऊं, क्या बना दूं पक्का। तो फिर आप समझ गए ना मैं कैसे बोलना चाह रहा हूँ कि वो पर्सन के लिए यूज होगा, क्या है ना, मैं बोलूंगा द पर्सन डैश इज स्टैंडिंग, दैट इज स्टैंडिंग नियर, नियर श्रुति, नियर श्रुति इज माई ब्रदर। तो जो पर्सन श्रुति के बगल में खड़ा है ना, ये उसके पास में खड़ा है, वो मेरा ब्रदर है। अब तुमने बोला पर्सन की बात हो रही है या बॉय की बात हो रही है, तो उसके लिए क्या यूज होगा, वो यूज होगा। बस ऐसे ही करना, इतना आसान है। और आज के लिए खत्म होता है शायद आपका, क्लास आपकी होती है खत्म। तो बाय बाय, शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। और ये वीडियो अगर आपने देख ली तो मैं गारंटी करता हूँ कि आपके 5 में से 5 मार्क्स आ जाएंगे। ध्यान रखना 7 क्वेश्चन आते हैं, 2 छोड़ के भी आना है, तो जो कठिन लगे वो छोड़ देना, 5 बना लेना, इसमें से ही आ जाएंगे। अभी के लिए मुझे कमेंट में बता देना, 2 चीजें बताना है तुमको कमेंट में, पहले तो 3 बताना है। चलो कमेंट में क्या क्या बताना है फटाफट खत्म करते हैं। आंसर जितने मैंने दिए हैं, दूसरा पीडीएफ के लिए लिंक के लिए बता देना, मैं भूल ना जाऊँ वीडियो डालते समय। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कमेंट के लिए कि 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ डुअल डायरेक्टेड, क्या ये वीडियो तुमको चाहिए। अगर तुमको चाहिए तो मैं बता देना, इसी आसान तरीके से जैसे मैंने 12th वालों को ये चीज़ क्लियर कराई, आपको भी करा दूंगा सारे क्वेश्चन, चाहे वो डिग्री पे हो, मीनिंगफुल सेंटेंस पे हो, अरेंज वाले पे हो, वॉइस पे हो, नरेशन पे हो, कैसे भी हो, बहुत आसानी से 1 घंटे या सवा घंटे के अंदर वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं, गुड बाय, मन से मेहनत करना।